शिद्दत से सीखने वालों को महेश बाबू का सलाम। तो साहिबा कैसे हो आप लोग? बोल बिडो बिंदास जबरदस्त जिंदाबाद। दोस्तों, ग्रुप ऑडिट का चैप्टर बहुत ही प्यारा सा चैप्टर आज अपन रिवाइज करेंगे। इसको हम प्यार से सीएफएस ऑडिट भी बोल सकते हैं। सर सीएफएस क्या होता है? एक तो कंपनी अपना सेपरेट एफएस बनाती है, ठीक है सर। अगर उसी कंपनी के पास में अगर एक या एक से ज्यादा सब्सिडरीज आती है ना, तो सब्सी को ऐड करके मेंबर चाहते हैं कि सब्सी को ऐड करके हमको फाइनेंशियल पोजीशन देखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम सीएफएस बनाएंगे। सर इसका रिक्वायरमेंट किसने बोला है कि तुमको सीएफएस बनाने का है? तो देखो कंपनीज एक्ट में सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 अगर तुम जाके देखोगे तो उन्होंने क्या बोला है कि अगर तुम्हारे पास में एक या एक से ज्यादा सब्सिडीज होते हैं ना, तो उसमें तुमको एसोसिएट कंपनी, जॉइंट वेंचर कंपनी इंक्लूड करके तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको सीएफएस बनाना पड़ेगा। सर किस फॉर्म एंड मैनर में बनाना पड़ेगा, कैसा बनाना पड़ेगा? तो उसके लिए जो सेम फॉर्म एंड मैनर जो उसका खुद का बनता है ना, उसी सेम फॉर्म एंड मैनर में। सर लेकिन ऐसा हो सकता है कि हमारा जो होल्डिंग कंपनी है, पेरेंट कंपनी है ना, वो इंडिया में है, एंड जो हमारा सब्सिडरी कंपनी है ना, वो सिंगापुर में है, बांग्लादेश में है, तुम्हारे पास में यूएस में है। तो उस केस में अगर उनके यहाँ पे अकाउंटिंग पॉलिसी अलग है, गैप अलग है, उनका सीन ही अलग है, तो हम क्या करेंगे? हम हमारे एफएस को उनके हिसाब से चेंज करेंगे कि उनके एफएस को हमारे हमारे यहाँ से हमारे अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से चेंज करेंगे। तो इन्होंने सेक्शन 129 सबसेक्शन 4 में उन्होंने बता दिया कि तुमको होल्डिंग कंपनी के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। मुतातिस मुतंदिस, गाली नहीं दे रहा हूँ, वैसे के वैसे एप्लीकेबल हो जाएंगे सीएफएस के लिए। तो होल्डिंग कंपनी है ना, उसके हिसाब से तुम क्या कर लो, उसको जो अकाउंटिंग पॉलिसी एप्लीकेबल होते हैं, तो तुम क्या कर लो, जो सब्सिडरी कंपनी है ना, उसके पेरेंट उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर लो पेरेंट के हिसाब से। मतलब देखो, प्रिपरेशन, अडॉप्शन एंड ऑडिट। प्रिपरेशन मतलब क्या? एफएस को प्रिपेयर करना। अडॉप्शन मतलब क्या? एजीएम में अडॉप्ट करना। एंड उसके बाद में ऑडिट ऑफ एफएस। तो ऑडिट जो भी है ना, वो तुम्हारा किसके हिसाब से होगा? इंडियन गैस के हिसाब से होगा। तो उसके लिए जो भी प्रोविजंस होल्डिंग कंपनी को एप्लीकेबल होते हैं ना, वो प्रोविजंस तुमको क्या करने पड़ेंगे? सीएफएस को अप्लाई करने पड़ेंगे। मतलब तुमको क्या करना पड़ेगा? सब्सिडरी को चेंज करना पड़ेगा होल्डिंग कंपनी के हिसाब से, पेरेंट के हिसाब से, ठीक है सर। शेड्यूल 3 एंड एएस या फिर इंड एएस के जो भी प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, तुमको वैसे के वैसे तुमको फॉलो करने पड़ेंगे। सर इसके साथ में हमने अभी अभी बात करी थी कि तुमको एजीएम में अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो बोर्ड ने अप्रूव करना है, एजीएम में उसको रखना है, किसके साथ में? सेपरेट एफएस के साथ में तुमको सीएफएस भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सीएफएस भी बोर्ड अप्रूव करेगा, उसको भी एजीएम में रखा जाएगा, ठीक है। बस एक एडिशनल पॉइंट आता है यहाँ पे, तुमको ध्यान देने का है। साइलेंट फीचर्स ऑफ द सब्सिडरी है ना, वो तुमको फॉर्म एओसी 1 में तुमको अटैच करके सबमिट करना पड़ेगा। सर अभी हमने क्या देखा है कि तुमको प्रिपरेशन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, वो मैंडेटरी प्रोविजंस एंड रिक्वायरमेंट हमने अभी देखे। सर क्या किसी कंपनी को एग्जाम्पशन दिया है क्या कि उसको सीएफएस नहीं बनाने का है? तो जी हाँ, हमारे पास में एग्जाम्पशंस भी आते हैं। तो कौन से कंपनी को अप्लाई नहीं होगा ये सीएफएस बनाने का जो प्रोविजन है, किस कंपनी को अप्लाई नहीं होगा? सर एक मिनट है ना, यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए। सर एक बात समझिए कि तुम्हारे पास में एक जेड कंपनी आती है, जेड कंपनी ने एक्स कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, एक्स कंपनी ने ए कंपनी में, ए कंपनी ने बी कंपनी में, एंड उसके बाद में बी ने सी डी ई में, ठीक है। अभी अगर हम बस बी कंपनी के बारे में बात करें ना, तो बी के पास में सब्सिडरी कंपनीज है, तो बी को क्या करना पड़ेगा? सीएफएस बनाना पड़ेगा। तो बी क्या करेगी? सीएफएस बनाएगी। लेकिन बी को एग्जाम्पशन है क्या? तो देखो, ये देखना पड़ेगा कि तुमको ए कंपनी ने बी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। अभी के लिए मान लेते हैं कि ए कंपनी ने 100% इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब क्या? होल्डिंग ऑन सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है, होल्डी ओन सब्सिडरी कंपनी है। तो तुमको देखना पड़ेगा बी कंपनी लिस्टेड कंपनी तो नहीं है ना, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है तो उसको अलग अलग सीएफएस बनाना पड़ेगा, हमको फर्क नहीं पड़ता बाकी सारी चीजों से। अगर वो लिस्टेड नहीं है लेकिन लिस्टिंग के प्रोसेस में है ना, तो भी हमको नहीं चाहिए, हमको अलग से अपना सीएफएस दे दो, ठीक है। तो एक तो होल्डी ओन कंपनी है, उसमें वो लिस्टेड नहीं होनी चाहिए, एंड वो ना ही लिस्टिंग के प्रोसेस में भी नहीं होनी चाहिए। और साथ में तुमको देखना पड़ेगा अल्टीमेट पेरेंट कंपनी या फिर इंटरमीडियरी पेरेंट है ना, वो सीएफएस उसने बनाना चाहिए, एंड उसने आरओसी को सबमिट करना चाहिए। सर अल्टीमेट मतलब क्या? ये जो जेड है ना, ये अल्टीमेटली होल्ड करता है बी को। तो ये जेड ने बनाया, या तो जेड ने बनाना चाहिए, नहीं तो बीच में एक्स एंड ए है ना, ये तुम्हारे इंटरमीडियरी होल्डिंग कंपनी बनते हैं, इंटरमीडियरी पेरेंट कंपनी बनते हैं। कम से कम उन्होंने तो बनाना चाहिए, नहीं तो जेड ने बनाना चाहिए, मतलब ऊपर किसी ने तो तुम्हारा सीएफएस बनाना चाहिए, ठीक है सर। अब एक बात समझिए, अगर ये हमारे पास में 100% नहीं है हमारे पास में जो है ना होल्ली ओन सब्सिडरी नहीं है, ए कंपनी बी कंपनी है ना, वो ए कंपनी का होल्ली ओन सब्सिडरी कंपनी नहीं है। तो फॉर एग्जांपल क्या है, तुम्हारे पास में ए कंपनी का है ना बी कंपनी में 90% होल्डिंग है, और बाकी जो शेयर होल्डर है ना उनका तुम्हारा 10% है। बाकी कौन है? अदर मेंबर है ना, वो क्या करते हैं? 10% होल्ड करते हैं। तो अभी ये क्या हो जाता है? अभी ये पार्टली ओन सब्सिडरी कंपनी बन जाता है, ठीक है सर। तो अभी एक बात समझिए कि अगर ए कंपनी है ना, ए कंपनी का पूरा कंट्रोल बी कंपनी के ऊपर है, तो अगर ए कंपनी चाहता है कि बी कंपनी सीएफएस नहीं बनाएगा तो नहीं बनाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा कंट्रोल है। लेकिन अगर
बी कंपनी में 10% कंट्रोल है ना किसी और मेंबर का है, किसी और मेंबर का है। और अभी एक कंपनी जो है ना, एक कंपनी चाहता है कि हम सीएफएस नहीं बनाए तो भी चलेगा क्योंकि मैं सीएफएस बनाता हूँ। लेकिन भाई तू एक कंपनी तो सीएफएस बना देगा, लेकिन ये जो बाकी के 10% मेंबर है ना, उनको क्या चाहिए? उनको तो बी कंपनी के बारे में इंटरेस्ट है ना, उनका इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है? बी कंपनी में है। तो उनको इंटरेस्ट कहाँ पे है? बी कंपनी में इंटरेस्ट है। तो वो तो चाहते होंगे कि हम क्या करेंगे? बी कंपनी का सीएफएस बनाएंगे। ठीक है, तो अगर तुम चाहते हो कि बी कंपनी सीएफएस ना बनाए तो तुमको क्या करना पड़ेगा? ये जो अदर मेंबर है ना 10%, उनको तुमको राइटिंग में इंटीमेट करना पड़ेगा कि देख भाई हम सीएफएस नहीं बनाते हैं। और जो तुमने इंटीमेट किया है ना, उसका प्रूफ ऑफ डिलीवरी तुम्हारे पास में होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उन्होंने साथ में ऑब्जेक्शन भी नहीं लेना चाहिए कि उन्होंने बोलना है, मतलब कुछ नहीं बोला तो भी चलेगा, मतलब उनका कहना क्या है? ठीक है भाई, नहीं बनाता है तो नहीं बनाता है। अगर किसी ने भी ऑब्जेक्शन लिया तो तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको सीएफएस प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अभी इसके साथ में तुमको ये भी देखना पड़ेगा हमेशा से लिस्टेड कंपनी नहीं है, प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में नहीं है, एंड अल्टीमेट पेरेंट कोई तो तुम्हारा सीएफएस बनाता है, आरओसी को सबमिट करता है। ठीक है, तो सर देखो इसको लिखना कैसा है, देखो इफ सीएफएस का प्रोविजंस किसको एप्लीकेबल नहीं होगा? इफ इट मीट्स द फॉलोइंग कंडीशन। कंडीशन क्या है तुम्हारे पास में? एक तो देखो होल्डली ओन कंपनी है, एंड उसके बाद में लिस्टेड नहीं है, या फिर इन द नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, एंड अल्टीमेट या फिर इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी सीएफएस फाइल करते हैं आरओसी को। ठीक है, उसके बाद में ही ये होल्डली ओन कंपनी है या फिर पार्शली ओन कंपनी है ना, तो भी तुमको देखना पड़ेगा। पार्शली मतलब क्या? उसके जो अदर मेंबर्स है ना, वो अदर मेंबर को तुमको राइटिंग में इंटीमेट करना पड़ेगा, एंड उसके पास में प्रूफ ऑफ डिलीवरी होना चाहिए। एंड वो जो अदर मेंबर है ना, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया है, डू नॉट ऑब्जेक्ट टू द कंपनी नॉट प्रेजेंटिंग सीएफएस। ठीक है सर, इसके साथ में और एक उन्होंने ना सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देके रखा है कि सेक्शन 129 सबसेक्शन 6 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देके रखा है कि अगर तेरे को किसी क्लास को या फिर क्लासेस ऑफ कंपनीज को एग्जम्प्ट करना है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो कर सकता है, किस नाम से? पब्लिक इंटरेस्ट के नाम से। ठीक है, उसके साथ में इंड एस 110 आता है हमारे पास में, एंड बात करता है इन्वेस्टमेंट एंटिटी के बारे में। इन्वेस्टमेंट एंटिटी वो एंटिटी जो क्या करती है? मेजर करती है उसके सारे सब्सिडीज को एफवीटीपीएल मेथड से, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के मेथड से, जो क्या करती है? अपने सारे सब्सिडरी को मेजर करती है, उसको भी सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये समझने की बात आती है कि सर इन्वेस्टमेंट एंटिटी होता क्या है। तो सबसे पहले तुमको पर्पस देखना है, वो जो पर्पस है ना उस कंपनी का, उसका पर्पस जो है ना, वो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विस देने का पर्पस है क्या। उसके साथ में तुमको ये देखना है कि उसने जो इन्वेस्टमेंट करी है ना, उसमें बिजनेस में इंटरेस्टेड है कि उससे जो रिटर्न आता है उसमें इंटरेस्टेड है। मतलब क्या? उसका जो बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, उसका इंटरेस्ट क्या है? उसका इंटरेस्ट है कैपिटल एप्रिसिएशन में, उसका बस पैसे में इंटरेस्ट है कि अब अभी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, बाद में हम ज़्यादा पैसे लेंगे। तो कैपिटल एप्रिसिएशन में या फिर इन्वेस्टमेंट इनकम, डिविडेंड इंटरेस्ट इनकम में उसमें इंटरेस्ट है, या फिर इन दोनों में ही इंटरेस्ट है क्या? कैपिटल एप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट इनकम और बोथ, इसमें अगर इंटरेस्ट होना चाहिए उसका, तब हम मानेंगे कि वो इन्वेस्टमेंट कंपनी है। साथ में उसने क्या करना है? उसने मेजर करना है उसके सारे इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू बेसिस पे। ठीक है, अगर तुम्हारा पैसे में ही अगर इंटरेस्ट है ना, तो तुम क्या करोगे? फेयर वैल्यू बेसिस पे मेजर करोगे। तो अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं ना, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, तब हम मानेंगे कि तुम्हारा कंपनी है ना इन्वेस्टमेंट एंटिटी है। तो अगर इन्वेस्टमेंट एंटिटी है ना, तो उस केस में तुमको सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन्वेस्टमेंट एंटिटी का पेरेंट कंपनी जो है ना, वो तुम्हारा सीएफएस बनाएगा। लेकिन अगर पेरेंट कंपनी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी है ना, तो भी तुमको वो एप्लीकेबल नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए सीएफएस बनाना। ठीक है, तो बात समझो, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विस देता है, कैपिटल एप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट इनकम या फिर बोथ के लिए उसका क्या है? इन्वेस्ट करता है उसके रिटर्न के लिए। एंड वो जो है ना अपने सारे इन्वेस्टमेंट को क्या करता है? सब्सटेंशियली सारे इन्वेस्टमेंट को क्या करता है? अपने फेयर वैल्यू बेसिस पे मेजर करता है, एंड उसका परफॉर्मेंस इवेल्यूएट करता है। ठीक है सर, और एक बात समझने की बात आती है कि तुमको AS21 में क्या किया है? एग्जम्पशन दिया है टेम्पररी कंट्रोल को, एंड फॉर ऑपरेशन अंडर सीवियर लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर रेस्ट्रिक्शंस को, मतलब तुम रिपेट्रिएट नहीं कर सकते प्रॉफिट को, कैश को 9-10 साल के लिए। ठीक है, तो उस केस में तुमको क्या है? तुमको क्या करना है? एग्जाम्पशन दिया है। एग्जाम्पशन कहाँ पे दिया है? AS21 में। ठीक है, लेकिन उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम मानेंगे कि तुमने अगर शेड्यूल 3 का कंप्लायंस किया है, मतलब उसमें जो डिस्क्लोजर वगैरह देने होते हैं वो अगर तुम देते हो, तो उस केस में हम मानेंगे कि तुमने सीएफएस का कंप्लायंस किया है। ठीक है, तो तुमको बस शेड्यूल 3 का ध्यान रखना है। AS21 के केस में टेम्पररी कंट्रोल होता है या फिर सीवियर लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शंस होता है। तो वही
एएस इंड एएस 110 में ऐसा कोई एग्जाम्पशन नहीं है एंड सीएफएस तुमको बनाना ही बनाना पड़ेगा। सीएफएस कब से स्टार्ट होगा? जब तुम्हारा कंट्रोल ऑब्टेन होता है उस दिन से स्टार्ट होगा, एंड जब तुम्हारा कंट्रोल लूज होता है, लॉसेस करते हो कंट्रोल को, तो उस दिन तुम्हारा सीएफएस बनाना क्या हो जाएगा? सीज हो जाएगा। ये सिंपल सिंपल सी बात आती है सर। तो सीएफएस के लिए हमने क्या देखा कि तुम्हारे पास में क्या होते हैं, एक तो तुम्हारा पेरेंट कंपनी होता है, उसके सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट कंपनी होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कंपोनेंट। ठीक है, अभी तुम्हारे पास में एक है पेरेंट कंपनी एंड दूसरे कंपोनेंट कंपनी। तो हमको क्या करना होता है? हमको इसके अलग अलग जो सीएफएस सॉरी इसके अलग अलग जो सेपरेट एफएस है ना, तो पेरेंट कंपनी का सेपरेट एफएस है, तुम्हारे पास में ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, डी कंपनी का सेपरेट एफएस है। तुमको क्या करना पड़ता है? उसको तुमको ऐड करना पड़ता है एंड ऐड करके तुमको कंसोलिडेशन के प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, जैसे इन बिटवीन तुम्हारे पास में कुछ ट्रांजैक्शन है तो उसको एलिमिनेट वगैरह करते हो तुम, वो सारे प्रोसेस को तुमको परफॉर्म करना पड़ता है। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी तो पेरेंट की है ना, क्योंकि किसको बनाने का है? पेरेंट को ध्यान रखना है कि उसके पास में सब्सिडरी है तो उसको सीएफएस बनाना है, तो जिम्मेदारी दिया है पेरेंट को। तो देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है होल्डिंग कंपनी का, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है ना, तो तुमको क्या देखना पड़ेगा? मैनेजमेंट ऑफ पेरेंट का क्या है तुम्हारे पास में? मैनेजमेंट ऑफ पेरेंट को क्या करना पड़ेगा? सीएफएस को प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी किसका है? मैनेजमेंट ऑफ पेरेंट का है। तो पेरेंट कंपनी के मैनेजमेंट का जिम्मेदारी है। सर पॉइंट क्या आएंगे समझने की कोशिश करो। एक तो तुम्हारे पास में पेरेंट कंपनी का एफएस है एंड दूसरा तुम्हारे पास में कंपोनेंट का एफएस है। तो सबसे पहले तुमको कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अच्छा जी मेरे पास में ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, डी कंपनी, इतने सारे कंपोनेंट है। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? वो कंपोनेंट का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है ना, तो मुझे कंपोनेंट के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मतलब उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अच्छा ये लास्ट ईयर का एफएस है, करंट ईयर का एफएस है, ये एफएस मेरे को उठाना है। ठीक है, तो कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करो, उसके बाद में उसका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करो। तुमको ये देखना पड़ेगा कि वो जो कंपोनेंट का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट है एंड एक्यूरेट है, वो कंप्लीट एंड एक्यूरेट होना चाहिए। सर उसके बाद में तुम क्या करोगे? उसके बाद में तुम कंसो के प्रोसेस परफॉर्म करोगे। तो तुमको क्या करना पड़ेगा? अप्रोप्रिएट कंसो के एडजस्टमेंट तुमको करने पड़ेंगे। लेकिन सर तुमने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर वो दूसरे कंपनी में है, दूसरे कंट्री में है, तो वहाँ पे उसका गैप अलग हो सकता है, उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी अलग हो सकते हैं, उसका फ्रेमवर्क अलग हो सकता है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा? उसको तुमको मैच करना पड़ेगा। तो मैच कैसे करते हो? उसके लिए एक वर्ड आता है हार्मोनाइजेशन। ठीक है, तो हार्मोनाइज करना पड़ेगा तुमको, मतलब सुटेबल फॉर ईच अदर करना पड़ेगा। तो तुमको अकाउंटिंग पॉलिसीज को, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क को हार्मोनाइजेशन करना पड़ेगा, मतलब तुमको सबसे के जो है ना चेंज करके पेरेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड कभी कभी गैप कन्वर्जन भी करना पड़ सकता है। दूसरे कंट्री में है तो तुम क्या करते हो? उसका गैप कन्वर्जन ही करते हो। ठीक है, ये सारी जिम्मेदारी किसको दी है? पेरेंट के मैनेजमेंट को। साथ में ना दो पॉइंट अलग से आते हैं, तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा रिलेटेड पार्टी कौन है एंड आरपीटी, रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शंस कौन से होते हैं जो तुमको रिपोर्ट करने होते हैं। साथ में तुमको सेगमेंट रिपोर्टिंग के लिए रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन होते हैं वो भी तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात ये समझो कि तुमको कंपोनेंट आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। उसके साथ में कंसो के एडजस्टमेंट को तुमको देखना पड़ेगा अप्रोप्रिएट है क्या, उसको हार्मोनाइज करना पड़ेगा अकाउंटिंग पॉलिसी एंड फ्रेमवर्क को, एंड साथ में गैप कन्वर्जन करना पड़ेगा। दो पॉइंट एडिशनल है, एक है आरपीटी के बारे में बात करता है, दूसरा रिपोर्टेबल सेगमेंट को आइडेंटिफाई करने में बात करता है। ठीक है सर, अब हम बात करेंगे सर ऑडिटर का क्या जिम्मेदारी है। इसका क्वेश्चन ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव करके भी पूछ सकता है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी करके भी पूछ सकता है। ठीक है सर, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट आता है। देखो उसको क्या करना पड़ता है, ऑडिटर को अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा? उसको है ना सीएफएस के ऊपर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, सीएफएस के ऊपर अपना ओपिनियन देना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए उसको क्या देखना पड़ेगा? उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? उसके ऑब्जेक्टिव में उसको देखना पड़ेगा कि देख भाई सबसे पहले एफआरएफ के हिसाब से सीएफएस बनाने का जो रिक्वायरमेंट है ना, वो रिक्वायरमेंट वैलिडेट है क्या। मतलब हमने क्या बात करी है, अगर उसके पास में सब्सिडी एक या एक से ज्यादा है तो उसको सीएफएस बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जाके देख कि एफआरएफ के हिसाब से उसको उसको सीएफएस बनाने का है भी कि नहीं बनाने का है। तो उसको जो रिक्वायरमेंट है ना वो रिक्वायरमेंट चेक करना पड़ेगा। उसके बाद में उसको क्या देखना है कि एफआरएफ के हिसाब से उसने सीएफएस को प्रिपेयर किया है कि नहीं किया है। बात खत्म। अगर प्रिपेयर किया है ना तो तुमको क्या करना होता है? तुमको बस उसके ऊपर ओपिनियन देना होता है, और साथ में तुमको दो चीजों का ध्यान देना पड़ता है। ये जो 143 सबसेक्शन 1 है ना, जो हमने ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स में पढ़ा रहेगा। ठीक है, तो जो 143 सबसेक्शन 1 है ना, उसमें तुमको उसमें जो मैटर आते हैं ना, उस मैटर के ऊपर इंक्वायरी करनी पड़ती है, एंड 143 सबसेक्शन 3 के जो मैटर है ना, उसके ऊपर तुमको रिपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान देने की क्या बात है, तुमको सबसे पहले ये चीज देखनी पड़ेगी कि जो एफआरएफ का जो रिक्वायरमेंट है ना, वो रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल है क्या, कि कंपनी को सीएफएस बनाने का तो भी है क्या, नहीं बनाने का है, वो जाके तुम सबसे पहले देखो। उसके बाद में तुम देखो कि कंपनी ने उस एफआरएफ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना सीएफएस बनाया भी है क्या, नहीं बनाया है।
उसके बाद में अगर बनाया है तो तुम क्या करोगे, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करोगे उसके ऊपर, और उसके साथ में तुमको 143(1) के जो मैटर है ना उसके ऊपर इंक्वायरी करनी पड़ेगी, एंड 143(3) के जो मैटर है ना उसके ऊपर तुमको रिपोर्ट करना पड़ेगा। बात खत्म। ठीक है। उसके साथ में ऑडिटर से एक्सपेक्टेशन क्या है कि ऑडिटर क्या करेगा, प्लान करेगा, अंडरस्टैंडिंग करेगा, उसके बाद में एंट्री को डिटरमाइन करेगा एंड प्रोफेशनल जजमेंट को यूज करेगा। सर प्लान क्यों करेगा, प्लान करेगा ताकि उसका ऑडिट है ना इफेक्टिव एंड इफिशिएंट मैनर में हो जाए। अंडरस्टैंडिंग किस बात का करेगा, अकाउंटिंग, इंटरनल कंट्रोल, आईटी सिस्टम का करेगा। साथ में डिटरमाइन करेगा कि तुम्हारा जो ऑडिट के प्रोसेस है ना उसका नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट कितना होना चाहिए, एंड साथ में प्रोफेशनल जजमेंट का यूज करेगा कि उसमें ऑडिट रिस्क कितना है एंड ऑडिट के प्रोसेस को उसको कैसे डिजाइन करना है। सिंपल सी बात आती है। ठीक है सर, ऑडिट कंसिडरेशंस में तुमको ये देखना पड़ेगा कि तुम्हारे पास में एक तो होता है सेपरेट एफएस पेरेंट का एंड दूसरा होता है कंपोनेंट का। ठीक है, तो उस केस में तुमको क्या करने पड़ते हैं, कंसो के प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ते हैं जो भी तुम्हारे एफआरएफ के हिसाब से है। तो ठीक है, उसके साथ में सर अभी ऐसा होता है ना कि जो तुम्हारा जो ऑडिटर है ना, जो पेरेंट का ऑडिटर है, वैसा होगा कि जो तुम्हारा सबसे कंपनी है ना उसका ऑडिटर कोई और ही है। ठीक है, अगर उसका ऑडिटर कोई और है ना तो उस केस में तुमने क्या फिर से जाके, उसने ऑडिट किया रहेगा, तुमने क्या फिर से जाके तुम्हारा ऑडिट करना है कि उधर जाके नहीं करना है। तो तुम क्या कर सकते हो, उसने जो काम किया है ना, उसने जो ऑडिट किया है ना, उस ऑडिट का तुम यूज कर सकते हो, उसके काम का यूज कर सकते हो। ठीक है, ये बात कहाँ पे होती है, ये बात हमारे पास में जैसे 600 में बात होती है कि हम क्या करते हैं, अनदर ऑडिटर का काम क्या करते हैं, उस काम को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो अगर ओन पार्टिसिपेशन तुमको लगता है कि इनफ नहीं है तो तुम क्या कर सकते हो, अदर ऑडिटर का काम यूज कर सकते हो, लेकिन उस केस में तुमको ऐसे 600 का ध्यान देना पड़ेगा। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा है, यही पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि तुम अदर ऑडिटर का काम जो है ना वो तुम यूज कर सकते हो। ये बात यहाँ पे लिखी है। ठीक है, अब बात समझने की आती है कि तुम्हारे पास में क्या क्या होता है। देखो सर, सबसे पहले मटेरियलिटी का कंसिडरेशन आता है एंड उसके बाद में प्लान करना पड़ता है तुमको। ठीक है, तो जब मटेरियलिटी देखनी है ना तो 1 मिनट के लिए तुम यहाँ पे आ जाओ। अच्छा, सबसे पहले बात समझो कि तुम कौन हो। अभी अभी तुम ग्रुप ऑडिटर हो। ठीक है, अब ग्रुप के हिसाब से तुमको सारी चीजें देखनी पड़ती है। ठीक है, तो ग्रुप में क्या है, एक तो तुम पेरेंट के ऑडिटर हो एंड साथ में तुम ग्रुप के ऑडिटर होगे। ठीक है, तो पेरेंट कंपनी का सेपरेट एफएस है ना, तो पेरेंट कंपनी का सेपरेट एफएस है, उसके ऊपर तो तुमको अलग से ऑडिट करना पड़ेगा। तो उसके ऊपर तुम मटेरियलिटी डिटरमाइन जब करोगे ना तो अलग से करोगे। तो देखो स्टैंड अलोन एफएस जो है ना पेरेंट कंपनी का, उसके लिए तुम मटेरियलिटी अलग से डिटरमाइन करोगे एंड उसको बाद में कंपोनेंट वाइज स्टैंड अलोन बेसिस पे तुमको क्या करना पड़ेगा, मटेरियलिटी को डिटरमाइन करना पड़ेगा। फिर जब हम सीएफएस के बारे में बात करते हैं ना, तब हम मटेरियलिटी को कैसे डिटरमाइन करें उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक तो उसका अलग अलग से हो गया। अब हमको देखना है कि ग्रुप के लेवल पे तुम मटेरियलिटी को कैसे डिटरमाइन करोगे। देखो सर, एक है पी कंपनी जो इसका सेपरेट आएगा, यस कंपनी है इसका सेपरेट आएगा, इसका ऑडिटर भी अलग है, इसको हम क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑडिटर है। ठीक है, फिर हम जब सीएफएस बनाएंगे ना तब हम क्या करेंगे, पी एंड एस को ऐड करेंगे एंड सीएफएस बनाएंगे। तो जो अभी पी का ऑडिटर है ना वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, पेरेंट का ऑडिटर हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑडिटर हो जाएगा, एंड जो दूसरा एस का ऑडिटर है ना वो तुम्हारे पास में कंपोनेंट ऑडिटर हो जाएगा। ठीक है सर, अभी हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमको पी के हिसाब से तो अलग से मटेरियलिटी डिटरमाइन करनी पड़ेगी। ठीक है सर, हमने बात करी थी कि जब इफ देयर इज अ होल इट इज प्रिंसिपल ऑडिटर्स गोल। सर होल वो होता है जो तुम्हारा डब्ल्यू से शुरू होता है, तो इफ देयर इज अ होल इट इज प्रिंसिपल ऑडिटर्स गोल मतलब क्या, डिटरमाइन मटेरियलिटी फॉर द ग्रुप एज अ होल, उसको मटेरियलिटी डिटरमाइन करनी पड़ेगी। उसके साथ में वो कंपोनेंट वाइज मटेरियलिटी डिटरमाइन कर सकता है। कैसे हमने बात करी थी, देखो सर हमारे पास में ABCD जो है ना इतने सारे कंपोनेंट है। अभी हो सकता है कि ए कंपोनेंट रेवेन्यू की वजह से, बी कंपोनेंट लोन की वजह से, सी कंपोनेंट रिस्क की वजह से मटेरियल है एंड डी कंपोनेंट मटेरियल है ही नहीं है। तो तुमको क्या देखना पड़ेगा कि अभी ए कंपोनेंट अगर रेवेन्यू की वजह से मटेरियल है ना तो हो सकता है कि इसका जो कंपोनेंट ऑडिटर है ना उसने रेवेन्यू की जगह पे कुछ और चीज लिया है, मटेरियलिटी के लिए प्रॉफिट लिया है। लेकिन तुमको ये बताना पड़ेगा कि हमारे लिए ना रेवेन्यू इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ना लोन इंपॉर्टेंट है, तो उसको वो बताना पड़ेगा ना। तो उसके लिए तुम क्या करोगे, कंपोनेंट वाइज भी क्या करोगे, मटेरियलिटी को डिटरमाइन कर सकते हो एंड साथ में उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कंपोनेंट ऑडिटर को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप लेवल पे तुमने क्या किया है, मटेरियलिटी को डिटरमाइन किया है। ठीक है, उसे तुम क्या करोगे, टू असेस अप्रोप्रिएटनेस ऑफ कंसो के एडजस्टमेंट अप्रोप्रिएट है क्या तुमको देखना पड़ेगा। इससे हेल्प क्या होता है, तुमको समझ में आता है कि किसी कंपोनेंट को स्कोप इन करना है क्या, मतलब तुमको ऐड करना है क्या तुम्हारे सीएपीएस में, तो किसी कंपोनेंट को स्कोप इन करना है क्या तुमको देखना पड़ेगा एंड तुमको अदर ऑडिटर का यूज करना है क्या नहीं करना है वो भी तुमको हेल्प हो जाएगी वो अंडरस्टैंड करने में। साथ में जो तुमने कंपोनेंट ऑडिटर को कम्युनिकेट किया है ना तो तुमने तो उसको बता दिया कि ये हमारा मटेरियलिटी है, उससे भी तुम क्या कर लो, कुछ इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर लो। क्या, इंडिपेंडेंस के बारे में, इथिक्स के बारे में, कंसो के इन्फॉर्मेशन या डिस्क्लोजर के बारे में तुम क्या कर लो, उससे भी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर लो।
सर आ जाइए नोट्स में। हम क्या बात करते हैं, एक तो स्टैंड अलोन एफएस के बारे में, मटेरियलिटी डिटरमाइन करो, एंड उसके बाद में सीएफएस के लिए तुमको क्या देखना पड़ेगा, कंप्यूट करनी पड़ेगी मटेरियलिटी फॉर द ग्रुप एज अ होल, फॉर द ग्रुप एज अ होल। उसके साथ में तुमको देखना पड़ेगा टू असेस अप्रोप्रिएटनेस ऑफ कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट अप्रोप्रिएट है क्या, जिसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे, ठीक है। अब हम बाद में क्या करते हैं, हम बाद में क्या करते हैं, ईच कंपोनेंट के लिए भी मटेरियलिटी डिटरमाइन कर सकते हैं, एंड उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कंपोनेंट ऑडिटर को, ठीक है। जो हमने कम्युनिकेट किया है ना, तो उससे हमको कंफर्मेशन ऑब्टेन भी करना पड़ेगा, किसके बारे में, कि वो बंदा इंडिपेंडेंट है, वो इथिक्स कंसो को इन्फॉर्मेशन एंड डिस्क्लोजर के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी पड़ेगी। सर ये जो हमने ग्रुप लेवल के लिए मटेरियलिटी डिटरमाइन करी है ना, कंप्यूट करी है ना, उसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं, उससे तुमको डिसाइड करने में हेल्प हो जाएगा कि तुम्हारा कंपोनेंट एफएस जो है ना, वो तुम्हारे ग्रुप के लेवल पे मटेरियल है क्या। जो तुम्हारे कंपोनेंट का एफएस है ना, वो तुम्हारा कंपोनेंट का एफएस ग्रुप लेवल पे मटेरियल है कि नहीं है, वो तुमको देखना पड़ेगा। उससे तुम ये कर सकते हो, तुमको एडिशनल कंपोनेंट को स्कोप इन करना है क्या, मतलब ऐड करना है क्या, ये देखना पड़ सकता है। एंड कंसिडर यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर, तो अदर ऑडिटर का यूज करना है कि नहीं करना है, इसमें भी तुमको ये डिसाइड करने में भी तुमको हेल्प हो जाती है, ठीक है, ठीक है। इसके लिए जो क्वेश्चन आता है ना सर, वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि जो तुम्हारा कंपोनेंट है ना, उसने कुछ तो तुमको ऑडिट रिपोर्ट दिया है, एंड उस ऑडिट रिपोर्ट में उसने क्या किया है, उस ऑडिट रिपोर्ट में उसने क्वालिफाइड रिपोर्ट दिया है, ठीक है, उसने एडवर्स ओपिनियन दिया है या फिर कोई और ओपिनियन दिया है, तो क्वालिफाइड रिपोर्ट दिया है। इस ऐसा क्वेश्चन आएगा तुमको, तो तुमको देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे है, ये क्वेश्चन को पढ़ो, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन तुमको समझना पड़ेगा कि उसने अगर क्वालिफाइड रिपोर्ट दिया है तो तुमको क्या पूछेंगे, प्रिंसिपल ऑडिटर ने उस क्वालिफिकेशन को इग्नोर किया है कंसिडरिंग वो मटेरियल नहीं है ग्रुप लेवल के लिए, तो उसके ऊपर तुमको कमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो मटेरियल नहीं है ना, इसके लिए तुमको क्या चेक करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखना है तुमने, कंपोनेंट ऑडिटर उसके रिपोर्ट में उसने क्या किया है, उसके ऑब्जर्वेशन में उसने मॉडिफिकेशन यूएम पैरा दिया है, तो पेरेंट ऑडिटर ने क्या करना है, ऐसे 600 का कंप्लाई करना है, ये बस तुमको लिखना है। एंड उसके साथ में ये लिखना है कि वो इग्नोर नहीं कर सकता है उसके कंपोनेंट के क्वालिफिकेशन को। समझ में आया। उसके बाद में हम बात करते हैं, उसको जो प्लान करना होता है ना, तो प्लानिंग में क्या एस्पेक्ट उसने ध्यान में देने हैं, ठीक है। अभी उसको प्लान करना है, तुम्हारे पास में सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, तुम ग्रुप ऑडिटर के अभी ऑडिट करने जा रहे हो, तो उसमें तुमको प्लान करना है, तो सबसे पहले तुमको क्या देखना पड़ेगा, ग्रुप का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर माने क्या, पेरेंट कंपनी कौन है, उसका सबसे कौन है, उसका सबसे कौन है, ठीक है, सिस्टर कंसर्न्स कौन है, तो तुमको क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले ग्रुप का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, एंड ग्रुप वाइड कंट्रोल देखने पड़ेंगे, जैसे कि तुम्हारा आईटी सिस्टम है, जनरल एप्लीकेशन आईटी सिस्टम है, कंट्रोल है, वो सारी चीजें तुमको देखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में पेरेंट के साथ में तुमको सबसे क्या अकाउंटिंग पॉलिसी भी तो देखने पड़ेंगे, तो पेरेंट एंड कंपोनेंट्स के तुमको अकाउंटिंग पॉलिसी देखनी पड़ेगी, क्योंकि तुमको क्या करना पड़ता है, कंसो के प्रोसेस में तुमको हार्मोनाइज करना पड़ता है, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए उसको मैच करना पड़ता है। तो तुम क्या करोगे, एक तो ग्रुप का स्ट्रक्चर, ग्रुप वाइड कंट्रोल, उसके साथ में अकाउंटिंग पॉलिसी देखोगे। डिटरमाइन एंड प्रोग्रामिंग एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसेस टू बी परफॉर्म बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ रोमम, तो जो तुमने रोमम को असेस किया है उसके हिसाब से तुमको क्या करना पड़ेगा, ऑडिट प्रोसेस का नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट कितना होगा, इसको तुमको डिटरमाइन करना पड़ेगा। उसके साथ में तुमको अदर ऑडिटर का यूज कितना करना है, ये भी तुमको प्लानिंग स्टेज में ही डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई अदर ऑडिटर का यूज करना भी है कि नहीं करना है तो कितना करना है, ठीक है। तो डिटरमाइन करो द एक्सटेंट ऑफ यूज ऑफ अदर ऑडिटर्स वर्क इन ऑडिट, एंड तुम क्या करोगे, कोऑर्डिनेट करोगे वर्क टू बी परफॉर्म्ड। एक क्या बात होती है, ये बात हमने 2-3 बार डिस्कस करी है। देख, ऑडिट प्लान में ही तुम क्या करते हो, कोऑर्डिनेटिंग करते हो वर्क टू बी परफॉर्म बाय द अदर ऑडिटर, एंड तुम्हारा तुम खुद कितना काम करोगे, कौन सा काम करोगे, एंड वो कितना काम करेगा, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन क्या होगा, ये हम आगे ऐसे 600 में जाके फिर से बात करेंगे। बट अभी के लिए तुम ध्यान दे दो, प्लानिंग स्टेज में ही तुम क्या करते हो, कोऑर्डिनेशन करते हो कि तुम्हारे बीच में कम्युनिकेशन वगैरह कैसा होगा। तो अभी हमने क्या देखा, प्लान करते समय देखो, सबसे पहले तुमको ग्रुप का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, किसका कितने इन्वेस्टमेंट है, कौन किसका सबसे है, कौन किसका पेरेंट है, सिस्टर कंसर्न कौन है। तो ग्रुप का स्ट्रक्चर समझो, ग्रुप के वाइड कंट्रोल समझो, आईटी कंट्रोल, जनरल एप्लीकेशन कंट्रोल समझो, ठीक है। उसके बाद में तुमको क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग पॉलिसी देखनी पड़ेगी, क्योंकि हार्मोनाइज करना है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी देखो, पेरेंट के, ग्रुप के अकाउंटिंग पॉलिसी देखो, ताकि तुमको कंसो के प्रोसेस परफॉर्म करने हैं। उसके साथ में तुमको क्या देखना पड़ेगा, उसके साथ में तुमको देखना पड़ेगा नेचर टाइमिंग एक्सटेंट कितना देना पड़ेगा तुमको, जो तुमने असेस किया है रोमम, उसके हिसाब से ऑडिट प्रोसेस के लिए नेचर टाइमिंग एक्सटेंट कितना देना पड़ेगा। एंड साथ में तुमको ये देखना पड़ेगा अदर ऑडिटर का यूज कितना कर सकते हो तुम, एंड कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा प्लानिंग के स्टेज पे ही, ठीक है सर। उसके बाद में हम बात करते हैं
कंपोनेंट जो है ना वो कंप्लीट है कि नहीं है, उसके लिए तुमने क्या ऑडिट के प्रोसेस परफॉर्म करने हैं। ठीक है, तो तुमको सबसे पहले दिया जाएगा एक लिस्ट कि देखो ये सारे हमारे कंपोनेंट है, तो ये मैनेजमेंट तुमको लिस्ट वगैरह प्रोवाइड करना है, किया है, एंड उसको तुमने क्या देखना है, वो कंप्लीटनेस तुमको देखना है कि वो जो कंपोनेंट है वो तुम्हारे पास में कंप्लीट है कि नहीं है। ऐसा क्वेश्चन करके आएगा तो तुमको क्या देखना है, सिंपल सी बात है कि तुम्हारे पास में पेरेंट कंपनी है, पेरेंट कंपनी के नीचे बहुत सारे सब्सिडरी कंपनी है, तो जो कंपोनेंट है ना वो कंपोनेंट कंप्लीट है क्या, तो कंप्लीट है के लिए तुमको सबसे पहले तुम्हारे पास में बेस क्या है, लास्ट ईयर में जाओ। लास्ट ईयर में तुम जाते हो कि लास्ट ईयर में कितना कंपोनेंट ऐड हुए थे। ठीक है, तो लास्ट ईयर के वर्किंग पेपर तुम क्या करोगे, चेक करोगे कि लास्ट ईयर में कितने कंपोनेंट ऐड हुए थे। ठीक है सर, लास्ट ईयर के तो उतने के उतने आ जाएंगे, बस उसमें अगर कुछ चेंज है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा कि भाई अभी करंट ईयर में कुछ चेंज तो नहीं है ना। कैसे चेंज होगा, या तो कुछ कंपोनेंट तुम्हारे ऐड होंगे या फिर कुछ कंपोनेंट तुम्हारे लेस होंगे, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करनी पड़ेगी, क्या कुछ नए कंपोनेंट आए हैं क्या, या फिर कुछ कंपोनेंट गज आउट मतलब कम हुए क्या, ये तुमको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये तुमको कैसे समझेगा, तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको शेयर होल्डिंग में अगर चेंजेस है ना तो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके साथ में तुमको और एक चीज पूछनी थी, पेरेंट के प्रोसेस क्या है, पेरेंट तू तू कैसे आइडेंटिफाई करता है कि कौन से कंपोनेंट है, कौन से कंपोनेंट ऐड करने हैं, कौन से कंपोनेंट नहीं करने हैं, तो तू कैसे आइडेंटिफाई करता है, तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे पेरेंट के प्रोसेस क्या है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट। ठीक है सर, उसके बाद में हमको क्या देखना है, शेयर होल्डिंग में चेंज है क्या, तो उसके साथ में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि भाई साहब हमारा जो इन्वेस्टमेंट है ना, हमने इन्वेस्टमेंट कहाँ पे किया है, ताकि इन्वेस्टमेंट जब हम देखेंगे ना तभी हमको समझेगा कि हम पेरेंट है, हम पेरेंट है, हमने जहाँ जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, वो जो इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ पे कोई सब्सिडी तो नहीं बने हमारे पास में, कोई हमारे पास में जॉइंट वेंचर तो नहीं बना है। तो हमको क्या देखना पड़ेगा, जो हमारे इन्वेस्टमेंट है ना, तो पेरेंट के इन्वेस्टमेंट एंड कंपोनेंट के इन्वेस्टमेंट भी हमको चेक करने पड़ेंगे। कंपोनेंट के क्यों करने पड़ेंगे, क्योंकि कंपोनेंट ने अगर किसी और जगह पे भी इन्वेस्टमेंट किया है उसका भी सबसे है ना, तो वो भी तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा, ग्रुप में तो ऐड हो जाएगा सारी चीजें, तो तुमको रिव्यू करने पड़ेंगे इन्वेस्टमेंट पेरेंट के साथ में कंपोनेंट के। उसके साथ में तुमको जॉइंट वेंचर, जॉइंट अरेंजमेंट, इसके भी इन्वेस्टमेंट चेक करने पड़ेंगे, ये भी तुमको रिव्यू करना पड़ेगा। अदर अरेंजमेंट भी तुमको रिव्यू करने पड़ेंगे जो सीएपीएस में नहीं है, एंड साथ में तुमको स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स भी रिव्यू करने पड़ेंगे, इसमें हमने बात करी थी 186 एंड 190 की। ठीक है सर, तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले जो तुमको लिस्टिंग मिला है ना उसको तुम रिव्यू करोगे। ठीक है, उसके बाद में तुम क्या करोगे, उसके बाद में तुम क्या करोगे, सबसे पहले लास्ट ईयर के वर्किंग पेपर देखोगे, फिर करंट ईयर में कुछ चेंज है क्या, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करोगे, फिर हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग में चेंजेस है क्या, एंड पेरेंट कैसे आइडेंटिफाई करता है, उसके प्रोसेस क्या है। उसके बाद में हम इन्वेस्टमेंट देखेंगे पेरेंट के एंड कंपोनेंट के, जॉइंट वेंचर, जॉइंट अरेंजमेंट, अदर अरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं, एंड उसके बाद में स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स के बारे में बात करते हैं 186 190 के बारे में। ठीक है सर, उसके बाद में हम बात करेंगे ऑडिट प्रोसीजर्स, जहाँ पे कंपोनेंट तुम्हारा क्या क्या है एक्सक्लूड किया है सीएपीएस से। मतलब क्या है, तुम्हारे पास में सीएपीएस को एग्जाम्पशन के बारे में हमने बात करी थी, वही एग्जाम्पशन यहाँ पे किसी कंपोनेंट को है, उसी वजह से उन्होंने क्या किया है, कंपोनेंट को उसमें ऐड नहीं किया है। तो तुमको क्या चेक करना पड़ेगा, वेरीफाई इफ द रीजन फॉर एक्सक्लूजन कंप्लाई करता है एफआरएफ के हिसाब से। फॉर एग्जांपल हमारे पास में टेम्पररी कंट्रोल था, तो एएस के हिसाब से तुम्हारा तुमको टेम्पररी कंट्रोल को क्या करना है, एग्जाम्पशन दिया है, तो तुमको ये चेक करना पड़ेगा ये जो रीजन है ना कि उन्होंने उस कंपोनेंट को ऐड नहीं किया है, उसका रीजन जो है ना वो रीजन तुम्हारा एफआरएफ के हिसाब से है क्या। ठीक है सर, चेक किया, वो हमको क्या देखना पड़ेगा, वो जो है ना परमिसिबल रीजन है क्या, मैनेजमेंट का जस्टिफिकेशन फॉर एक्सक्लूजन फॉल्स विद इन अलाउड कैटेगरी। मतलब जो हमारे पास में अलाउड कैटेगरी है, इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, तुम्हारे पास में टेम्पररी कंट्रोल है, वो सारे कैटेगरी में तुम्हारा रीजन बैठता है कि नहीं बैठता है, तुमको चेक करना पड़ेगा कि रीजन जो है ना वो परमिसिबल है कि नहीं है। ठीक है, मैनेजमेंट का जस्टिफिकेशन है ना वो क्या करता है, अलाउड कैटेगरी में है कि नहीं है। अगर है तो सिंपल सी बात है, तुमको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपरली डिस्क्लोज किया है क्या सीएपीएस में, वो देखना पड़ेगा। अगर नहीं है ना तो भाई साहब गड़बड़ वाली बात है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ऑडिट रिपोर्ट में अपना ओपिनियन के ऊपर इंपैक्ट जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई कंपोनेंट ऐड होना चाहिए था, ऐड नहीं हुआ है, तो तुम्हारा ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर इंप्लीकेशन जाएगा, इंपैक्ट जाएगा। तो सिंपल सी बात है, तुमको क्या देखना है, रीजन देखना है एफआरएफ के हिसाब से है क्या। ठीक है, फिर तुमको देखना है कि वो परमिसिबल रीजन में आता है क्या, मैनेजमेंट का जस्टिफिकेशन है ना वो तुम्हारा फॉल्स विद इन अलाउड कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो तुमको क्या देखना पड़ेगा कि वो प्रॉपरली सीएपीएस में डिस्क्लोज किया है क्या, देखना पड़ेगा। और अगर नहीं आता है ना, अगर नहीं आता है तो भाई साहब तुम्हारा सीधा सीधा इंपैक्ट ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर जाएगा, क्योंकि तब तुमने उसको ऐड करना था, तुमने ऐड नहीं किया है, मतलब कुछ तो गोची है, तो यहाँ पे तुमको ऑडिट रिपोर्ट में उसका इंपैक्ट देना पड़ेगा। ठीक है सर, एक चीज क्या है, एक चीज है कंपोनेंट जब तुमने एक्सक्लूड किया है, क्वेश्चन कैसे आएगा समझने की कोशिश करो। कंपोनेंट तुमने एक्सक्लूड किया है तो एक्सक्लूजन क्या है तुम्हारे पास में, वो सारे एक्सक्लूजन है, लेकिन उसमें ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में अगर क्वेश्चन आता है ना तो क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से बनेगा। ठीक है,
फिर हम बात करेंगे वेरीफाइंग कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट कंपनी। सर इसके लिए क्वेश्चन कैसे आएगा, इसके लिए क्वेश्चन आएगा कि तुम्हारे पास में ना पूरा कंट्रोल नहीं है, तुम्हारे पास में बस 10% कंट्रोल है, लेकिन तुम्हारे पास में पावर है, तुम्हारे पास में पावर क्या है, तुम उस कंपनी के डिसीजंस को चेंज कर सकते हो। तो ये जो चीज़ है ना, तुम उस कंपनी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ये जो कंट्रोल है ना, इसको तुम वेरीफाई कैसे करोगे, तो मेथड्स टू वेरीफाई लेवल ऑफ कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट कंपनी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना तुम्हारा दिख के नहीं आता है कि तुम्हारा एक्चुअल में कंट्रोल है, लेकिन तुम्हारा कंट्रोल हो सकता है बोर्ड में, बोर्ड के ऊपर कंट्रोल है तुम्हारे पास में, हालांकि तुम्हारा उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन बोर्ड के ऊपर तुम्हारे पास में पावर है, तुम उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो उसको वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन कैसे आएगा, 10% कंट्रोल है तुम्हारे पास में एंड तुम क्या करते हो, तुम्हारे पास में पावर है, बोर्ड को तुम मैनेज करते हो, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो तुमको क्या लिखना है, तुमको उसको कैसे वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके लिए मेथड्स क्या है तुम्हारे पास में, बोर्ड मिनट्स चेक करोगे, शेयर होल्डर के एग्रीमेंट चेक करोगे, एग्रीमेंट बाकी सारी टेक्नोलॉजी नो हाउ के एग्रीमेंट चेक करोगे, उसके बाद में सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड तुमको देखना पड़ेगा बोर्ड के मिनट्स एंड इन्वेस्टमेंट के चेंजेस कुछ है तो, ठीक है सर। तो एक क्वेश्चन ध्यान रखो और इसका आंसर क्या आता है, बस इतनी सी चीज़ ध्यान रखो, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, बहुत ही बढ़िया सा चीज़ आता है, इंपैक्ट ऑफ चेंजेस इन कंट्रोल। मतलब क्या, चेंजेस इन कंट्रोल मतलब क्या, पहले तुम्हारा सबसे था, उसके बाद में एसोसिएट हुआ, पहले जॉइंट वेंचर था फिर एसोसिएट हुआ, वाइस वर्सा, पहले एसोसिएट था जॉइंट वेंचर हुआ, पहले एसोसिएट था अब सबसे हुआ। अभी ये जो चेंज होता है ना, उसको तुमको क्या करना पड़ेगा, रिलेवेंट एज के अकॉर्डिंग उसको क्या करना पड़ेगा, अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है सर। अब बस तुमको ये अब बस तुमको ये बात ध्यान देनी पड़ेगी कि तुम्हारे पास में एएस है कि इंड एएस है। अब तुम्हारे पास में एएस है कि इंड एएस है, ये चीज़ तुमको देखनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों चीज़ में सारी चीज़ें अलग अलग होती है, बहुत सारी चीज़ें सेम सेम होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती है। सर 1 मिनट के लिए मैं तुमको दिखा देता हूँ कि हमने जब बात करी थी ना, देखो ये हमने बात करी थी कि हमारे पास में 20% तक है ना, उसके बाद में 50% तक जो होता है ना वो एसोसिएट कंपनी होती है, 50% पे हमारे पास में जॉइंट अरेंजमेंट होता है एंड 50 से 100% तक हमारे पास में सब्सिडी होती है, ठीक है। अभी हमको ये देखना पड़ेगा कि तुम्हारी जो कंपनी है ना वो कहाँ पे है, ठीक है। तो एसोसिएट के केस में हम क्या करते हैं, इक्विटी मेथड लगाते हैं, जॉइंट अरेंजमेंट के केस में हमको देखना पड़ेगा, सब्सिडी के केस में हमको देखना पड़ेगा। सर जब भी सब्सिडी आती है ना, तो हमारे पास में सीएफएस में तुमको क्या करना पड़ेगा, लाइन बाय लाइन बेसिस पे ऐड करना पड़ेगा, मतलब उसके एसेट लायबिलिटी इक्विटी एक्सपेंसेस, एसेट लायबिलिटी एक्सपेंसेस इनकम हमको क्या करना पड़ेगा, लाइन बाय लाइन बेसिस का दोनों कंपनी का ऐड करके हमको सीएफएस बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये कैसे होता है, तुम्हारे पास में दोनों जगह पे जहां जहां पे सीएफएस आता है ना, जैसे कि 110 है या फिर एएस इंड एस 110 है या फिर एएस 21 है, तो तुम क्या करते हो, लाइन बाय लाइन बेसिस पे कंसो करते हो, ठीक है। लाइन बाय लाइन बेसिस पे तुम क्या करोगे, एक एक चीज को ऐड करोगे, लेकिन वही चीज है ना तुम्हारे पास में बाकी सारी चीजें के लिए अलग होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ना ये जॉइंट अरेंजमेंट को छोड़ दो बाजू में, तुमको क्या देखना, ठीक है, जॉइंट अरेंजमेंट को ही देखते हैं। नहीं, मैं तुमको सबसे पहले समझा देता हूँ एएस के हिसाब से, ठीक है, पहले एएस के हिसाब से समझते हैं। तो एएस में हमको क्या करना पड़ता है, जब ये एसोसिएट कंपनी है ना, इसको हमको इक्विटी मेथड से लगाना पड़ता है। उसके पास में जॉइंट अरेंजमेंट जो होता है ना, उसको हमको क्या करना पड़ता है, उसको हमको प्रोपोर्शनेट में करना पड़ता है। मतलब अगर एबीसीडी है ना, तुमको क्या करना पड़ेगा, 50% उसके एसेट को ऐड करना पड़ेगा, 50% लायबिलिटी को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में जो हमारे पास में सीएफएस बनता है, जो सब्सिडी बनती है ना, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, लाइन बाय लाइन बेसिस पे ऐड करना पड़ेगा एंड तुम्हारा एनसीआई या फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट है ना, उसको अलग से दिखाना पड़ेगा। ये किसके बारे में बात करी मैंने, ये बात करी मैंने एज के हिसाब से। तो इक्विटी मेथड लगाएगा तुम्हारा एसोसिएट कंपनी के लिए, जॉइंट अरेंजमेंट के लिए तुम्हारे पास में जॉइंट अरेंजमेंट जॉइंट वेंचर एक ही चीज़ आती है, एज में तुम्हारे पास में सेपरेट नहीं होता है। तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनेट ऐड करना पड़ेगा, जितना प्रोपोर्शन है तुम्हारा उतना प्रोपोर्शन तुम्हारा 50% एसेट में ऐड करना पड़ेगा, 50% लायबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा। एंड सबसे के लिए तुम्हारे पास में सिंपल है, लाइन बाय लाइन बेसिस पे ऐड करो एंड जो तुम्हारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट है उसको अलग से दिखाओ। ये सिंपल सी बात होती है एएस में। इंड एएस में ना थोड़ी सी अलग चीज होती है। इंड एएस में ना जो तुम्हारा एसोसिएट कंपनी है ना, वो तुम्हारा इक्विटी मेथड पे ही जाता है। सर इक्विटी मेथड क्या होता है, तुम पहले कॉस्ट के ऊपर उसको क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट के ऊपर तुम उसको क्या करोगे, मेजर करोगे, उसके बाद में उसका प्रॉफिट उसमें ऐड करोगे, उसमें बाकी कॉस्ट वगैरह उसमें ऐड करोगे, वो तुम्हारा इक्विटी मेथड होता है। फिर जो जॉइंट अरेंजमेंट होते हैं ना, तो इंड एस में बस यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। तो जॉइंट अरेंजमेंट में ना इंड एस में दो चीज़ आती है, एक आता है जॉइंट वेंचर एंड तुम्हारा दूसरा आता है जॉइंट ऑपरेशन, ठीक है। तो ये जो जॉइंट ऑपरेशन होता है ना, जॉइंट ऑपरेशन, तो जो जॉइंट ऑपरेशन होता है ना, तो हम क्या करेंगे, 50-50% ऐड करेंगे जॉइंट ऑपरेशन के केस में। लेकिन जो जॉइंट वेंचर होता है ना, उसको हम इक्विटी मेथड में लगाएंगे। एक इसके बारे में बात होती है, ये इंड एस में होता है, ठीक है। एंड उसके बाद में सब्सिडी में तो तुम्हारे पास में सीएफएस सेम टू सेम है, लाइन बाय लाइन बेसिस पे ऐड करेंगे। तो देखो इंड एस जो है ना 28 बात करता है इक्विटी मेथड के बारे में, जिसमें उसने ऐड किया है एसोसिएट एंड जॉइंट
वेंचर, लेकिन जो जॉइंट अरेंजमेंट में जॉइंट वेंचर है ना वो इक्विटी मेथड पे जाएगा, लेकिन जॉइंट ऑपरेशन है ना वो प्रोपोर्शनेट कंसो मेथड पे जाएगा। इसके लिए इंड एस एप्लीकेबल हो जाता है तुम्हारा 111। ठीक है, इसके लिए इंड एस तुम्हारा एप्लीकेबल हो जाता है 111। तो जो जॉइंट ऑपरेशन है उसको प्रोपोर्शनेट करने के लिए 111 एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, इंड एस 27 तुम्हारे पास में सेपरेट एफएस का है ना, सॉरी तुम्हारे पास में क्या है, सेपरेट एफएस के बारे में बात करता है। 28 जो है ना इक्विटी मेथड के बारे में बात करता है। 111 जो है ना तुम्हारा जॉइंट ऑपरेशन में प्रोपोर्शनेट मेथड पे बात करता है। फिर सबसी में तुम्हारे पास में दो चीज आती है। अगर पहली बार करते हो तो 103 आता है जो बिजनेस कॉम्बिनेशन के बारे में बात करता है, एंड कंसो आता है तो तुम्हारा 110 आता है। ठीक है, ये बात होती है, ये बात तुमको अच्छे से पता हो गई है। अब बस तुमको इसको लिखना कैसा है देखो। ठीक है, तो सबसे पहले सीएपीएस के बारे में बात करते हैं। एएस 21 आता है जिसमें तुमको लाइन बाय लाइन बेसिस पे एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड कैश फ्लो को लाइन बाय लाइन बेसिस पे ऐड करना पड़ेगा। उसके साथ में तुमको इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन्स, बैलेंसेस, अनरियलाइज प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, इलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड उसके साथ में तुमको गुडविल, कैपिटल रिजर्व और माइनॉरिटी इंटरेस्ट को डिटरमाइन करना पड़ेगा। सर ये जो एएस है ना इसमें बिजनेस कॉम्बिनेशन सीएपीएस अलग अलग नहीं है, इसमें एक ही है। एएस तुम्हारे पास में एक ही है। ठीक है, इंड एएस में इसी चीज को उन्होंने अलग अलग किया है। इन्होंने एक तो 110 में सीएपीएस के बारे में बात करता है एंड 103 में बिजनेस कॉम्बिनेशन के बारे में बात करता है। तो इसके जो ऊपर के दो पॉइंट है ना, लाइन बाय लाइन बेसिस पे ऐड करना है, इंट्रा ग्रुप को इलिमिनेट करना है ना, ये सेम टू सेम तुम्हारे पास में इंड एस में कहाँ पे होते हैं, इंड एस 110 में होते हैं। सर यहाँ पे जो गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व माइनॉरिटी इंटरेस्ट होता है ना वो डिटरमाइन हम एएस 21 में ही करते हैं, लेकिन इंड एस में हम वो क्या करते हैं, इंड एस 103 में बिजनेस कॉम्बिनेशन का इंड एस अलग है तो उसमें हम करते हैं। तो गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व, लेकिन कैपिटल रिजर्व को हमने नाम चेंज करके दिया था बार्गेन, गेन ऑन बार्गेन परचेस। एंड उसके बाद में माइनॉरिटी इंटरेस्ट को नाम चेंज किया था हमने एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट करके। ठीक है, तो ये सब चीजें हम कहाँ पे डिटरमाइन करते हैं, ये हम सारी चीजें कहाँ पे डिटरमाइन करते हैं, बिजनेस कॉम्बिनेशन में डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद में जब कॉमन कंट्रोल आता है ना तो हमारे पास में पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड आता है। एंड उसके साथ में अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन स्टेजेस में एक्वायर किया है ना, पहले 20%, फिर 30%, फिर 40, फिर 50, उसके केस में तुमको क्या करना पड़ेगा, जो प्रीवियसली तुम्हारा इक्विटी इंटरेस्ट है ना उसको तुम क्या करते हो, फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करते हो। वो तुमको पता है फेयर वैल्यू के ऊपर तुम क्या करते हो, जो पहला इंटरेस्ट था ना उसको तुम क्या करोगे, अभी के स्टेज में फेयर वैल्यू के ऊपर तुम रिकॉग्नाइज करोगे। एंड उसके बाद में जो गेन आता है, लॉस आता है, उसको तुम क्या करोगे, रिकॉग्नाइज करोगे। ठीक है, ये बात आती है। इंडेक्स 21 इक्विटी मेथड के बारे में बात करता है, 28 इक्विटी मेथड के बारे में बात करता है जो एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर को एप्लीकेबल हो जाता है। एंड 111 है ना तुम्हारा जॉइंट ऑपरेशन के बारे में बात करता है जिसमें तुमको क्या करना पड़ेगा, पार्ट को ऐड करना पड़ेगा 50-50%, मतलब प्रोपोर्शनेट मेथड से तुमको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है सर। सर तुम्हारे पास में सीएपीएस बनाने में परमानेंट एंड करंट पीरियड के कंसोल के एडजस्टमेंट होते हैं। क्या होते हैं हम अभी जाके बात करने वाले, टेंशन मत ले लो। ठीक है, तो तुमको देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट ने उसको मेड एंड अप्रूव किया है क्या, उस एडजस्टमेंट को मैनेजमेंट ने अच्छे से बनाया है एंड मैनेजमेंट ने उसको अप्रूव किया है क्या, ये देखना पड़ेगा। कभी कभी ऑफ बैलेंस शीट एंटिटी होते हैं तो डोंट क्वालिफाई सब्सिडरी है समटाइम्स, तो उसको तुमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि बिजनेस रिस्क जो है ना वो ट्रांसफर किया है कि नहीं किया है। एंड डी फैक्टो कंट्रोल भी तुमको चेक करना पड़ेगा कि पेरेंट डी फैक्टो कंट्रोल एक्सरसाइज करता है क्या उस एंटिटी के ऊपर जहाँ पे वो लीगली सब्सिडरी नहीं है। मतलब क्या होता है डी फैक्टो कंट्रोल का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टर जिसका मेजोरिटी वोटिंग राइट नहीं है लेकिन फिर भी उसके पास में प्रैक्टिकल एबिलिटी है तो वो क्या करेगा, उसके एक्टिविटीज को क्या कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है। वो जो तुम्हारे पास में कंट्रोल होता है ना, जैसे हमने ऊपर बात करी थी वेरीफाई में, वेरीफाई में ये क्या होता है, डिफैक्टो कंट्रोल होता है क्योंकि तुम्हारे पास में 10% ही वोटिंग पावर है। तो वोटिंग पावर के हिसाब से तुम सब्सिडरी नहीं हो लेकिन तुम इन्फ्लुएंस करते हो उसके वोट के पावर को, तो ये चीज तुमको देखनी पड़ेगी। ये चीज के लिए तुमको डिफैक्टो कंट्रोल भी तुमको चेक करना पड़ेगा, ये ऑडिटर के रोल में आता है। ठीक है सर। अब बात समझते हैं कि सर ये जो परमानेंट कंसो के एडजस्टमेंट के बारे में बात हो रही है एंड करंट पीरियड के कंसो के एडजस्टमेंट के बारे में बात हो रही है वो क्या होती है। तो सबसे पहले ना आ जाइए 1 मिनट के लिए मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। सर जब सबसे पहले हम जब बिजनेस कॉम्बिनेशन करते हैं ना तो हम क्या देखते हैं कि कंपनी के पास में एसेट कितने हैं, कंपनी के पास में लायबिलिटी कितने हैं। ठीक है, एसेट माइनस लायबिलिटी करके जो कैपिटल का हिस्सा आता है जिसको हम नेट एसेट करके भी बोलते हैं। ठीक है, उसमें हमको क्या देखना पड़ता है कि ये जो प्री एक्विजिशन रिजर्व होते हैं या फिर नेट एसेट होते हैं, मतलब हमारा अल्टीमेट इंटरेस्ट कहाँ पे है कि कंपनी ने कितना, कंपनी के पास में कितने रिजर्व रिजर्व कितने हैं उसको हमको खरीदना है। तो एसेट माइनस लायबिलिटी करके जो नेट एसेट बचते हैं ना, तो नेट एसेट को हम क्या करना पड़ता है, नेट एसेट में हमारा इंटरेस्ट है तो नेट एसेट एंड प्री एक्विजिशन रिजर्व कंपनी के पास में कितने हैं वो हमको देखना पड़ेगा। अभी उसमें हमारे पास में क्या होते हैं, ये जो रिजर्व है ना उसको हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं क्योंकि पेरेंट के कितने हैं एंड एनसीआई के कितने हैं वो हमको देखने पड़ेंगे। क्यों देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो पेरेंट के है ना उसके लिए हम क्या करेंगे,
उसके लिए हम पैसे देंगे, वो पैसे को हम क्या बोलते हैं, परचेस कंसिडरेशन देंगे। ठीक है, तो ये जो एनसीआई जो है ना वो अलग रहेगा एंड तुम्हारा पी लिमिटेड का अलग रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 75% है, यहाँ पे 25% है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्री एक्विजिशन रिजर्व अच्छे से है क्या, उसके बाद में हम देखते हैं उसका जो अलोकेशन किया है एनसीआई एंड पेरेंट में वो अलोकेशन सही है क्या, उसके बाद में हम देखेंगे परचेस कंसिडरेशन उसको कितना दिया है, ताकि हमको क्या समझ में आता है कि हमारे पास में गुडविल है कि कैपिटल रिजर्व है या फिर इंड एस के केस में गेन ऑन बार्गेन परचेस है। ठीक है, मतलब 75 रुपीज़ के लिए अगर तुमने 80 रुपीज़ पे करे ना तो तुमने क्या किया है, गुडविल के लिए पैसे दिए हैं। लेकिन अगर वही 75 रुपीज़ के लिए तुमने 70 रुपीज़ पे करे ना तो तुम्हारा यहाँ पे प्रॉफिट है, गेन है, तुम्हारा बार्गेन परचेस किया है, तुमने परचेस में बार्गेन किया है, उसकी वजह से गेन हुआ है। या फिर कैपिटल रिजर्व की हम बात करते हैं एएस में, तो तुमको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। तो ये चीज़ है ना, ये चीज़ जो होती है ना, ये वन टाइम एडजस्टमेंट है। तो ये जो वन टाइम एडजस्टमेंट होता है ना, ये तुम्हारा परमानेंट कंसो एडजस्टमेंट होता है। परमानेंट कंसो एडजस्टमेंट कब होता है, जब तुम्हारे पास में चेंज होता है ना शेयर होल्डिंग। तो जब शेयर होल्डिंग चेंज हो जाएगा तब तुम क्या करोगे, एक बार में जो पहली बार में एडजस्टमेंट करते हो ना वो तुम्हारे परमानेंट कंसो के एडजस्टमेंट होते हैं। बाकी जो करंट पीरियड के कंसो के एडजस्टमेंट होते हैं ना वो क्या होते हैं, जो तुम एसेट ऐड करते हो, लायबिलिटी ऐड करते हो, एक्सपेंस ऐड करते हो, इनकम ऐड करते हो, उसके बाद में तुम क्या करते हो, इंट्रा ग्रुप के ट्रांजैक्शंस को एलिमिनेट करते हो। हर साल जो तुम क्या करते हो, अपने एनसीआई को अपना क्या करते हो, एक हिस्सा ट्रांसफर करते हो, उसको प्रॉफिट अपने अपने ट्रांसफर कर देते हो। ये सारी चीज़ें जो तुम हर साल करते हो ना, हर अकाउंट पीरियड के एंड में करते हो ना, वो जो एडजस्टमेंट होते हो तुम्हारे करंट कंसो के एडजस्टमेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे परमानेंट कंसो के एडजस्टमेंट के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे परमानेंट कंसो के एडजस्टमेंट के ऊपर। तो ये एडजस्टमेंट कब होते हैं, जब तुम्हारा ओनरशिप में चेंज होता है ना, तब हम एडजस्टमेंट क्या करते हैं। इसमें हमको क्या करना पड़ता है, गुडविल और कैपिटल रिजर्व या फिर गेन ऑन बार्गेन परचेस, इसको हमको डिटरमाइन करना पड़ता है। उसके बाद में हम क्या देखते हैं, माइनॉरिटी के लिए या फिर एनसीआई के लिए तुम्हारा कितना पोर्शन अलोकेट होता है उसके बारे में बात करते हैं हम। ठीक है, तो हमको क्या देखना पड़ता है, गुडविल, कैपिटल रिजर्व या फिर गेन ऑन बार्गेन परचेस, माइनॉरिटी या फिर एनसीआई का कैलकुलेशन हमको देखना पड़ता है। उसमें हमको क्या देखते हैं, हम क्या देखते हैं, सबसे पहले अटेंशन कहाँ पे जाता है, प्री एक्विजिशन रिजर्व या फिर नेट एसेट, ताकि क्या है वो तुम्हारा क्या होने वाला है, अलोकेट होने वाला है। तो सबसे पहले अटेंशन ऑडिटर का कहाँ पे जाएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ प्री एक्विजिशन रिजर्व जो है ना वो सही से डिटरमाइन किया है क्या, वो तुमको देखना पड़ेगा। उसके बाद में उसको अप्रोप्रिएटली अलोकेट किया है क्या, जो प्री एक्विजिशन रिजर्व है ना तुमको एग्जामिन करना पड़ेगा, वो सही से अलोकेट किया है क्या, किसके बीच में अलोकेट किया रहेगा, पेरेंट के बीच में एंड माइनॉरिटी या फिर एनसीआई के बीच में अलोकेट किया रहेगा। तो देखो आंसर कैसे तुम्हारा आ रहा है, सबसे पहले चेंज इन ओनरशिप, गुडविल, कैपिटल रिजर्व, माइनॉरिटी इंटरेस्ट या फिर एनसीआई। ठीक है, ये डिटरमाइन किया। तुमको क्या देखना है, प्री एक्विजिशन रिजर्व सही से आया क्या देखना पड़ेगा। उसके बाद में तुमको देखना पड़ेगा वो रिजर्व को अलोकेट किया है क्या पेरेंट में, एनसीआई में। उसके बाद में तुमको देखना पड़ेगा वेरीफाई चेंजेस दैट माइट हैव टेकन प्लेस इन दिस एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सब्सिक्वेंट शेयर एक्विजिशन और डिस्पोजल की वजह से तुम्हारे पास में कुछ चेंजेस आए क्या, वो तुमको देखना पड़ेगा। यहाँ पे एक पॉइंट थोड़ा सा अलग से आता है, जहाँ पे बात करता है तुम जो है ना पेरेंट का गुडविल है ना तुम नेट ऑफ करके दिखा सकते हो। ठीक है, गुडविल कैपिटल रिजर्व को तुम नेट ऑफ करके दिखा सकते हो, लेकिन उसमें तुमको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा ग्रॉस अमाउंट। सर क्या बात हो रही है, नहीं समझ रहा है, एक मिनट में समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल तुमने ऐसा क्या किया है, तुमने ऐसे 2-3 एंटिटी में तुमने क्या किया है, गुडविल को कंप्यूटेशन किया है। ठीक है, तो तुमने क्या किया है, तुम्हारे पास में एक एंटिटी से गुडविल आता है 5 रुपए का, दूसरे एंटिटी से कैपिटल रिजर्व आता है तुम्हारे पास में 3 रुपए का। तो तुम्हारे पास में नेट में कैपिटल रिजर्व को माइनस करके तुम्हारे पास में गुडविल बचा 2 रुपए का। तो जब तुम तुम्हारे एफएस में दिखाओगे ना तो तुम क्या दिखाओगे, गुडविल दिखाओगे 2 रुपए का। तो तुमको ऐसा नहीं दिखाना है कि 5 रुपए का गुडविल अलग से, 3 रुपए का कैपिटल रिजर्व अलग से, तुम नेट ऑफ करके गुडविल 2 रुपए का दिखा सकते हो। लेकिन तुमको जो ग्रॉस अमाउंट है ना वो तुमको नोट्स में डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, ताकि सबको समझ में आए कि हमारे पास में गुडविल 5 रुपए का अलग से है एंड कैपिटल रिजर्व 3 रुपए का अलग से। तो डिस्क्लोज तुमको अलग से करना पड़ेगा, लेकिन नेट ऑफ करके तुम दिखा सकते हो। बस यही बात यहाँ पे होती है। इन सम केसेस पेरेंट में नेट ऑफ गुडविल फ्रॉम वन सब्सिडरी विथ कैपिटल रिजर्व फ्रॉम अनदर। ऑडिटर वेरीफाई की ग्रॉस अमाउंट जो है ना गुडविल का एंड कैपिटल रिजर्व का, उसको तुमने नोट्स में डिस्क्लोज किया है टू रिफ्लेक्ट एक्सेस और शॉर्टेज ओवर द पेरेंट पोर्शन ऑफ द सब्सिडरीज इक्विटी। ये होते हैं तुम्हारे पास में परमानेंट कंसो के एडजस्टमेंट। अब हम बात करेंगे तुम्हारे पास में करंट पीरियड के कंसो के एडजस्टमेंट। सर बात ध्यान देने की क्या है, तुम्हारे पास में यहाँ पे देखो करंट पीरियड कंसो के एडजस्टमेंट के ऊपर क्या आ जाएगा, तुमको क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे टैकल करना है। सबसे पहले देखो एक कौन से होते हैं, अकाउंटिंग पीरियड में होते हैं, तुम्हारे पास में चेंज होने के बाद में नहीं, ओनरशिप चेंज होने के बाद में नहीं आते, तुम्हारे हर साल एडजस्टमेंट ये होने ही होने हैं।
सर कौन से एडजस्टमेंट है? जो तुम्हारे इंट्रा ग्रुप के नॉर्मल इंटरेस्ट के, मैनेजमेंट फीस के, इनडेटनेस के जो है ना, वो तुम्हारे एडजस्टमेंट होते हैं। अनरियलाइज प्रॉफिट को तुम क्या करते हो, एसेट ट्रांसफर के ऊपर जो अनरियलाइज प्रॉफिट वगैरह होता है उसको इलिमिनेट करते हो ना, वो एडजस्टमेंट तुम्हारे पास में कौन से होते हैं? करंट पीरियड कंसो के एडजस्टमेंट होते हैं। सर इसमें डिफर्ड टैक्स ऑन टेम्पररी डिफरेंस भी आ जाता है एंड इंट्रा ग्रुप के प्रॉफिट को एलिमिनेट करना वो भी आ जाता है। ठीक है सर, ये चीज़ तुम्हारी बेसिक है। तो एक तो इंट्रा ग्रुप के आ जाते हैं, उसके बाद में डिफर्ड टैक्स का एडजस्टमेंट आता है। सर उसके बाद में हमने बात करी थी कि तुमको क्या करना पड़ेगा, हर साल तुमको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि तुम्हारे पास में पेरेंट का जो एडजस्टमेंट है एंड तुम्हारे कंसो का जो पेरेंट का जो एडजस्टमेंट है एंड तुम्हारे सबसे का जो एडजस्टमेंट है, मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी अगर डिफरेंट है ना, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, वो अकाउंटिंग पॉलिसीज को हार्मोनाइज करना पड़ेगा। अकाउंटिंग पॉलिसी है या फिर फ्रेमवर्क है, अगर कोई भी किसी भी चीज़ में गड़बड़ है ना, तो हर साल तुमको क्या करना पड़ेगा, हार्मोनाइज करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर फॉरेन कंपोनेंट है ना, तो उसको कन्वर्ट कैसे करना है? तो देखो हमने हमने बात करी थी कि हमारे पास में क्या होता है, फॉरेक्स में हमने बात करी है, हम क्या करते हैं, उसको क्या करना है, हमको कन्वर्जन रेट कौन सा यूज करना है। तो एसेट के लिए हम क्या करते हैं, एसेट लायबिलिटी के लिए क्लोजिंग रेट को देखते हैं। ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग रेट लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर जो एडजस्टमेंट होते हैं उसके लिए एवरेज रेट लेते हैं। तो उसी हिसाब से जो कन्वर्ट करना है ना, तो उसके एडजस्टमेंट भी तुम्हारे क्या आते हैं, करंट पीरियड के एडजस्टमेंट आते हैं। तो एडजस्टमेंट टू कन्वर्ट फॉरेन कंपोनेंट पेरेंट गैप के हिसाब से उसके लिए भी एडजस्टमेंट आते हैं, तो करंट पीरियड के एडजस्टमेंट आते हैं, क्योंकि हर साल तुमको वो एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। उसके बाद में जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जो मूवमेंट होता है ना, देखो सर पहली बार में जो तुमने किया ना, वो परमानेंट कंसोल एडजस्टमेंट में गया। हर साल तुमको उसका प्रॉफिट या लॉस उसको ट्रांसफर करना है ना, वो तुम्हारे पास में क्या हो जाता है, तुम्हारे पास में मूवमेंट इन माइनॉरिटी इंटरेस्ट में तुम्हारा चला जाएगा। उसके बाद में सर ये सारी चीज़ क्या है, उसके लिए मैं तुमको 1 मिनट के लिए यहाँ पे आके समझा देता हूँ। देखो सर हमारे पास में ना एएस में ना एंड इन एएस में 6 महीना 3 महीने का गैप चल जाता है। मतलब क्या, जो तुम्हारे पास में कंपोनेंट का बैलेंस शीट डेट है ना एंड पेरेंट का बैलेंस शीट डेट है, सीएफएस का बैलेंस शीट डेट है ना, उसमें तुम्हारे पास में फर्क है ना, तो भी चलेगा। कितना फर्क है, अगर इन एएस है ना, तो तुम्हारे पास में 3 महीने का फर्क चलेगा। मतलब अगर तुम्हारे पास में 31 मार्च 2026 का पेरेंट का बैलेंस शीट है एंड कंपोनेंट का तुम्हारे पास में 31 दिसंबर 25 का है, तो इसके बीच में 3 महीने का गैप है ना, तो इन डेज के लिए 3 महीने का गैप चलेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो इस एफएस को तुम इसमें ऐड कर सकते हो, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। एज के केस में यही गैप हमको 6 महीने तक चलेगा, लेकिन 6 महीने से ऊपर नहीं चलेगा। सर अभी क्या होता है पता है क्या, कंपोनेंट का बैलेंस शीट अगर डिफरेंट है तुम्हारे सीएफएस के डेट से, अभी ये जो पेरेंट का बैलेंस शीट है 31 मार्च 26 है ना, यही तुम्हारा सीएफएस का डेट बनेगा, क्योंकि इसी दिन तुम क्या करोगे, सीएफएस करोगे। अब तुमको ये समझना पड़ेगा, अगर कंपोनेंट का बैलेंस शीट डेट एंड सीएफएस का डेट है ना, उसमें अगर फर्क है तो तुमको देखना पड़ेगा। उसके बाद में तुम्हारा ऑडिट रिपोर्ट जो जाता है सीएफएस के ऊपर, तो इस सब में तुम्हारे पास में 3 डेट आते हैं। एक तो कंपोनेंट का बैलेंस शीट का डेट, एक आता है तुम्हारा पेरेंट का या फिर सीएफएस का डेट, एंड फिर आता है तुम्हारा ऑडिट रिपोर्ट का डेट। तो सबसे पहले तुमको ये समझना पड़ेगा, जो तुम्हारा कंपोनेंट का बैलेंस शीट डेट है एंड जो तुम्हारा ऑडिट रिपोर्ट है ना, इसके बीच में जो इवेंट होते हैं ना, वो तुमको देखने पड़ेंगे। तो इसमें जो इवेंट या फिर ट्रांजैक्शन होते हैं, उसमें से जो सिग्निफिकेंट होते हैं, बड़े बड़े होते हैं ना, वो सिग्निफिकेंट इवेंट ट्रांजैक्शन का एडजस्टमेंट तुमको करना पड़ेगा। वो एडजस्टमेंट भी तुम्हारा क्या है, करंट पीरियड कंसो का एडजस्टमेंट है। सर और एक चीज, अभी जो पेरेंट का बैलेंस शीट है या फिर सीएफएस का डेट है ना, ये सीएफएस का डेट है एंड सीएफएस का ऑडिट रिपोर्ट है, इसके बीच में जो होता है ना, वो क्या होता है, हमारे पास में सब्सिक्वेंट इवेंट ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है, ये तो सिंपल है, ये तो हर जगह पे होता है। ये जो तुम्हारा नॉर्मल एफएस है उसमें भी ऐसे ही होता है। जो तुम्हारे पास में एफएस का डेट है एंड ऑडिट रिपोर्ट है ना, उसके बीच में जो भी होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सिक्वेंट इवेंट बोलते हैं। तो अगर सब्सिक्वेंट इवेंट में तुम्हारे पास में एक तो एडजस्टिंग इवेंट होगा या फिर नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा। एडजस्टिंग इवेंट है तो उसको तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट है ना, तो उसको तुमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। डिस्क्लोज में उस नेचर ऑफ इवेंट दिखाना पड़ेगा और साथ में उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट दिखाना पड़ेगा। इम्पैक्ट को एस्टिमेट करके दिखाना पड़ेगा। अगर तुम एस्टिमेट नहीं कर पाते हो ना, तो तुम्हारा स्टेटमेंट क्या जाएगा कि हम उस इम्पैक्ट को एस्टिमेट नहीं कर सकते, एस्टिमेशन कैन नॉट बी मेड, ऐसा स्टेटमेंट तो तुम्हारा कम से कम जाएगा। सर 2 चीज़ हमने बात करी, कंपोनेंट बैलेंस शीट एंड ऑडिट रिपोर्ट के बीच में जो सिग्निफिकेंट इवेंट होते हैं उसका एडजस्टमेंट, एंड तुम्हारा सीएफएस डेट एंड ऑडिट रिपोर्ट उसके बीच में जो इवेंट होते हैं वो सब्सिक्वेंट इवेंट को एडजस्टमेंट या फिर नॉन एडजस्टमेंट। अब आइए यहाँ पे नोट्स में, यहाँ पे बात समझने की बात कर रहे हो कि अगर कंपोनेंट बैलेंस शीट डेट में एंड तुम्हारे पेरेंट में अगर सेम नहीं है, अगर डिफरेंस है, तो तुमको क्या देखना पड़ेगा, कंपोनेंट बैलेंस शीट डेट एंड ऑडिट रिपोर्ट जो सीएफएस के ऊपर है उसके बीच में जो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन इवेंट होते हैं ना, उसका एडजस्टमेंट जो आता है, वो एडजस्टमेंट तुम्हारा करंट पीरियड कंसो एडजस्टमेंट है। उसके बाद में जो तुम्हारा सीएफएस डेट है एंड ऑडिट रिपोर्ट सीएफएस के ऊपर है, उसके बीच में जो तुम्हारा इवेंट या ट्रांजेक्शन होता है ना, वो 2 टाइप के हो सकते हैं। 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो एडजस्टिंग होंगे या फिर नॉन एडजस्टिंग होंगे। अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो ना,
नॉन एडजस्टिंग एडजस्टिंग है तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, नॉन एडजस्टिंग है ना तो तुमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा सेपरेटली उसका इवेंट का नेचर क्या है एंड उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या है वो भी तुमको एस्टिमेट करना पड़ेगा। और अगर एस्टिमेट नहीं कर पाते हो ना तो तुमको स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि एस्टिमेट कैन नॉट बी मेड। ये क्या है तुम्हारे पास में, यही तुम्हारे पास में करंट पीरियड के कंसों के एडजस्टमेंट। सिंपल सी बात आती है। सर अभी इसी के ऊपर हमको देखने हैं ऑडिट के प्रोसीजर्स, ठीक है। ऑडिट के प्रोसीजर्स तुमको देखने पड़ेंगे और ये है ना लगभग सेम टू सेम है जो हमने ऊपर बात करी है, ठीक है। सर इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये बनती है कि तुमको इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा। तो क्वेश्चन कैसे आएगा पता है क्या, कि तुमने ना मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स चेक करे हैं, उसके साथ में तुमको और चीजें क्या चेक करनी है ताकि तुम वेरीफाई करो कंसो एडजस्टमेंट ऑडिट के प्रोसीजर्स को, ठीक है। कंसो एडजस्टमेंट के ऊपर ऑडिट के प्रोसेस तुम क्या परफॉर्म करोगे अदर देन वेरिफिकेशन ऑफ मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स। तो क्या आएगा ये सेंटेंस में, ये तुमको क्वेश्चन में दिखेगा कि पेरेंट ने क्या किया, मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया है एंड तुमने उस ऑडिटर ने उसको रिव्यू किया है। ऑडिटर ने उसको तो रिव्यू कर लिया लेकिन उसके साथ में ऑडिटर क्या रिव्यू करेगा, तो देखो मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स तो हमने रिव्यू कर लिया, उसके साथ में ऑडिट के प्रोसेस में अपार्ट फ्रॉम रिव्यूइंग द मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स ऑडिटर क्या करेगा वो हम बात करेंगे। सर सबसे पहले जो ऊपर जो पॉइंट थे ना, ऊपर कौन से पॉइंट थे, इंट्रा ग्रुप का ट्रांजैक्शन है ना वो इलिमिनेशन जो अच्छे से हुआ है क्या, ये जो पॉइंट है ना हमारे पास में 3, इसका इलिमिनेशन अच्छे से हुआ है क्या वो हमको चेक करना पड़ेगा और उसके बाद में डिफर्ड टैक्स भी हमको चेक करना पड़ेगा। तो देखो इंट्रा ग्रुप के ट्रांजेक्शन है ना वो इलिमिनेट हुए हैं अच्छे से, उसको हमको वेरीफाई करना पड़ेगा एंड एडजस्टमेंट फॉर डिफर्ड टैक्स है ना उसको भी हमको वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद में हमने बात करी है, देखो यहाँ पे हार्मोनाइजिंग अकाउंटिंग पॉलिसी, यहाँ से ही तुम्हारे 2-3 पॉइंट बनते हैं। देखो यहाँ पे या तो तुम्हारे पास में अकाउंटिंग पॉलिसी तुमको देखना पड़ेगा या फिर तुमको फ्रेमवर्क देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुमको सबसे पहले देखो कि सीएपीएस जो प्रिपेयर किया है ना वो यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज के ऊपर प्रिपेयर किया है, ठीक है। अगर डिफरेंस आता है ना तुमको ने क्या किया है उस अकाउंटिंग पॉलिसी को हार्मोनाइज किया है, ठीक है। तो वेरीफाई एडजस्टमेंट मेड टू हार्मोनाइज अकाउंटिंग पॉलिसी, जिसमें तुमको कन्वर्ट वगैरह करना पड़ता है पेरेंट के गैप के हिसाब से कंपोनेंट के फाइनेंशियल को, ठीक है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी को हार्मोनाइज किया है। एक तो देखो यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी है क्या, नहीं है, तो हार्मोनाइज किया है कि अकाउंटिंग पॉलिसी को उसके एडजस्टमेंट तुमको वेरीफाई करने पड़ेंगे। अगर हार्मोनाइजेशन इम्प्रैक्टिकेबल होता है, अगर हार्मोनाइजेशन तुम नहीं कर सकते हो तो एज के हिसाब से तुमको डिस्क्लोजर देना पड़ता है, सही है ना। हाँ, एज के हिसाब से एज 21 के हिसाब से तुमको डिस्क्लोजर देना पड़ता है कि डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी है एंड हार्मोनाइजेशन इम्प्रैक्टिकेबल होता है। वही चीज इंड एज के हिसाब से तुमको क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट बनाने पड़ते हैं ग्रुप अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से, इंड एज 110 के हिसाब से। सर एक ग्रुप अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है ये हम आगे जाके देखने वाले हैं, तो अभी टेंशन मत ले लो, ठीक है। तो इतनी बात समझो कि अगर हार्मोनाइजेशन तुम्हारा इम्प्रैक्टिकेबल बन जाता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, एज 21 के हिसाब से डिस्क्लोजर देना पड़ेगा एंड इंड एज 110 के हिसाब से तुमको ग्रुप अकाउंटिंग पॉलिसीज को वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके एडजस्टमेंट को चेक करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। उसके साथ में तुमको माइनॉरिटी इंटरेस्ट एनसीआई के जो कैलकुलेशन है ना उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। इनकम एक्सपेंसेस ऑफ सब्सिडी है ना वो तुमको चेक करने पड़ेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ कंट्रोल एक्विजिशन टू द डेट ऑफ कंट्रोल सीजेस बेस्ड ऑन एसेट लायबिलिटी, वो सारी चीजें तुमको चेक करनी पड़ेंगी। मतलब वो इनकम एक्सपेंडिचर तुमने कैसे ऐड करे है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट एनसीआई का कैलकुलेशन तुमको वेरीफाई करना पड़ेगा एंड तुम क्या करोगे, अंडरस्टैंड करोगे प्रोसीजर्स मैनेजमेंट के। तो बहुत ही सिंपल वाले पॉइंट थे। अगर तुमको ऊपर वाला कंसो का एडजस्टमेंट समझा है ना करंट पीरियड का, तो ये चीज़ तुमको ऐसे ही समझ में आ जाएगी। एक तो इंट्रा के ट्रांजैक्शंस को तुमने एलिमिनेट करना है, डिफर टैक्स के एडजस्टमेंट को तुमने वेरीफाई करना है, उसके बाद में यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी है तो उसके हिसाब से बनाया है क्या वो तुमको वेरीफाई करना पड़ेगा, नहीं है डिफरेंट है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, हार्मोनाइज का एडजस्टमेंट तुमको चेक करना पड़ेगा। अगर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी है एंड उसके साथ में हार्मोनाइजेशन प्रैक्टिकेबल नहीं है तो उस केस में एएस 21 के हिसाब से डिस्क्लोजर दिया क्या एंड इंड एस 110 के हिसाब से ग्रुप अकाउंटिंग पॉलिसीज का यूज किया है क्या, ये हमको देखना पड़ेगा। साथ में माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन वेरीफाई करो, एनसीआई का कैलकुलेशन वेरीफाई करो, इनकम एक्सपेंसेस एसेट लायबिलिटी को ऐड किया है क्या वो तुमको चेक करना पड़ेगा। सिंपल सिंपल सी बात आती है। सर इसके बाद में ना कुछ इंपॉर्टेंट अदर एडजस्टमेंट आते हैं हमारे पास में। तो जब हम क्या करते हैं कंट्रोल एक्विजिशन वगैरह करते हैं ना तो हमारे पास में गुडविल आता है। तो गुडविल जो आता है हमारा अराइजिंग ऑन कंसो के ऊपर जो गुडविल आता है ना उसको हमको हर बैलेंस शीट के डेट के ऊपर हमको टेस्ट करना पड़ता है। टेस्ट क्यों करना है, ताकि वो इम्पेयर हुआ है कि नहीं हुआ है वो हमको डिटरमाइन करना पड़ता है। तो गुडविल का इम्पेयरमेंट हमको क्या करना पड़ता है, हर बैलेंस शीट डेट के ऊपर हमको टेस्ट करना पड़ता है, एवरी बैलेंस शीट डेट के ऊपर हमको टेस्ट करना पड़ता है।
तो वेरीफाई इफ एनी इम्पेयरमेंट लॉस डिटरमाइन किया है क्या, एग्जामिन करो प्रोसीजर्स यूज्ड फॉर इम्पेयरमेंट डिटर्मिनेशन, असेस करो फेयरनेस ऑफ डिटरमाइंड इम्पेयरमेंट लॉस, एंड उसके बाद में अगर फॉरेन करेंसी का कुछ एडजस्टमेंट होता है लोकल करेंसी का, तो तुमको वेरीफाई करना पड़ेगा एक्सचेंज रेट के मूवमेंट्स को। सर क्या क्या पॉइंट है समझने की कोशिश करो, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले तुमको इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है क्या वो डिटरमाइन किया है क्या, तुमको वेरीफाई करना पड़ेगा। वो जो प्रोसीजर है ना, इम्पेयरमेंट कैसे डिटरमाइन हुआ है, वो प्रोसीजर्स को तुमको एग्जामिन करना पड़ेगा, एंड वो फेयर है कि नहीं है। इम्पेयरमेंट लॉस जो तुमने डिटरमाइन किया है ना, वो फेयर है कि नहीं है डिटरमाइन, वो तुमको असेस करना पड़ेगा। क्या क्या बात होती है, एक तो इम्पेयरमेंट लॉस डिटरमाइन हुआ है क्या वो वेरीफाई करो, उसके प्रोसीजर्स कैसे है, उसको कैसे वेरीफाई किया है वो तुमको देखना पड़ेगा। उसके बाद में इम्पेयरमेंट लॉस अगर आता है ना, वो फेयर है क्या, वो एक्चुअल अमाउंट के साथ में मैच करना चाहिए क्या, वो फेयर है क्या, वो तुमको देखना पड़ेगा। उसके बाद में कुछ नहीं, फॉरेन करेंसी का एक तुम्हारा एडजस्टमेंट हो जाता है, अगर होता है तो तुमको करना पड़ेगा। सर माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड लॉसेस में तुमको कैलकुलेशन को वेरीफाई करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर को वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बात आती है कि एएस में ना तुम्हारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट तुम्हारा इंड एएस में तुम्हारा नेगेटिव हो सकता था, एएस में तुम्हारा नेगेटिव नहीं हो सकता था। तो उस केस में हमने एक बात करी थी, अभी डिटेल में बताने का टाइम नहीं है तो इतना बता देता हूँ कि अभी फॉर एग्जांपल तुमने क्या किया है, लॉसेस को बाइफरकेट किया है, तो जितना एनसीआई का लॉस था ना तुमने उनको एनसीआई को ट्रांसफर कर लिया, लेकिन लॉस अगर एनसीआई का जितना बैलेंस था ना उससे भी ज्यादा होता है ना, तो तुम क्या करोगे, एक्सेस वाला लॉस है ना तो पेरेंट को ट्रांसफर करोगे। अभी जब बाद में प्रॉफिट होता है ना, तो सबसे पहले जो एक्सेस जो पेरेंट को तुमने भेजा है ना उसको तुमको रिकवर करना पड़ेगा, तो उतना प्रॉफिट एक्सेस प्रॉफिट तुम क्या करोगे, पेरेंट को दोगे। जब तुम्हारा एनसीआई जीरो पे आ जाएगा ना, उसके बाद जितना प्रॉफिट होगा उसको तुम क्या करोगे, सेपरेट अलोकेट करोगे। ठीक है, तो लॉसेस तुमने देखना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट के केस में, लॉसेस एक्सीड करते क्या उनके इक्विटी के शेयर से, अगर एक्सेस लॉसेस होते हैं ना तो तुमको बस इतना लिखना है कि रिलेवेंट एज के हिसाब से तुमको उसका ट्रीटमेंट जानना चाहिए। बस यहाँ पे इतनी सी बात होती है कि रिलेवेंट एज के हिसाब से तुम्हारा वो ट्रीटमेंट जाना चाहिए। सर इंट्रा ग्रुप का लॉसेस या इम्पेयरमेंट के लिए तुमको देखना पड़ेगा क्या तुम्हारे पास में सिग्निफिकेंट इंट्रा ग्रुप के लॉसेस है क्या जो इंडिकेट करते हैं पोटेंशियल इम्पेयरमेंट। सर ये क्या होता है, तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर तुमने क्या किया है, एक सब्सिडी में इन्वेस्टमेंट किया है एंड वो इतना लॉसेस में गया है, इतना लॉसेस में गया है कि तुमको उसका इन्वेस्टमेंट जो तुमने कॉस्ट के ऊपर दिखाया था ना, अब तुमको कॉस्ट को भी नीचे लेकर जाना पड़ेगा, तो वो जो सारे लॉसेस है ना उसको तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा, तुमको ये देखना पड़ेगा वो सबसे इतना लॉस में गया है कि तुम्हारा जो बैलेंस है ना वो तुम्हारा बैलेंस कम होना चाहिए, तो वो जो पोटेंशियल इंपेयरमेंट है ना वो तुमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है सर, उसके बाद में हम बात करते हैं एफएस डेट्स एंड रिपोर्टिंग पीरियड के बारे में। सर ये जो एफएस डेट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं ना, ये है ना हमने पहले ही बात करी है। हमने क्या बात करी है कि तुम्हारा जो डिफरेंस है ना वो तुम्हारा एएस के केस में तुम्हारा 6 महीने से ज़्यादा नहीं होगा। कौन सा डिफरेंस, तुम्हारे पेरेंट का एफएस का डेट एंड तुम्हारे कंपोनेंट का एफएस का डेट, इसमें जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस रिपोर्टिंग डेट में जो है ना वो तुम्हारा एएस के केस में 6 महीने से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, एंड इंड एएस के केस में 3 महीने से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। बस यहाँ पे क्या बात होती है कि वो जनरली है ना तुम्हारा सेम डेट पे ही होना चाहिए। अगर तुम्हारा डेट जनरली तुम्हारा क्या होना चाहिए, सेम डेट के ऊपर होना चाहिए। अगर नहीं पॉसिबल है ना, तो प्रैक्टिकेबल नहीं है ना, तो तुम क्या कर सकते हो, ज़्यादातर ज़्यादा 3 महीने या फिर 6 महीने का गैप रख सकते हो। सर इसमें हम बात क्या करते हैं, अगर तुमको प्रैक्टिकेबल नहीं है सेम डेट के ऊपर, तो बीच के जो इवेंट होते हैं ना, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, इवेंट होते हैं ना, उसको तुमको उसके एडजस्टमेंट तुमको करने पड़ेंगे। उसके बाद में वो क्या बात करते हैं, इंटरवेनिंग जो टाइम है ना, तुम्हारा जो डिफरेंस है ना, उसमें तुमको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि उसका इफेक्ट क्या आता है, उसके इवेंट का इफेक्ट क्या आता है, उसका डिस्क्लोजर तुमको देना पड़ेगा। और एक बात आती है, ये जो कंसिस्टेंट होना चाहिए, इसमें अगर मटेरियल चेंजेस आते हैं रिपोर्टिंग में तो तुमको उसको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, एफएस में एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं है, बस एक बार एमसीक्यू वगैरह के लिए देख के जाना। ठीक है सर, उसके बाद में डिस्क्लोजर सीएफएस में क्या जाते हैं एंड सेपरेट एफएस में क्या जाते हैं, उसका डिफरेंस हम देखेंगे। सर सीएफएस में क्या डिस्क्लोजर जाने चाहिए एंड क्या नहीं जाने चाहिए, क्या बात करता है, जो तुम्हारे पास में एसएफएस में जो तुम्हारे पास में सेपरेट एफएस में डिस्क्लोजर जो तुमने दिए है ना, बस उसी को तुमने रिपीट नहीं करना है। वो सारे के सारे डिस्क्लोजर तुमने ऐसे कैसे नहीं देने हैं। तुमने क्या करना है, जो सीएफएस के लिए जो नेसेसरी है ना, बस वही वाले रिलेवेंट वाले वही डिस्क्लोजर तुमने देने हैं, लेकिन वो डिस्क्लोजर सारे देने हैं। देखो क्या बात करता है, रिक्वायर ऑल डिस्क्लोजर, जो सीएफएस के लिए बस रिलेवेंट है वो सारे के सारे डिस्क्लोजर तुमने देने हैं। सर यहाँ पे बात करो, एक तो बात होती है जो सीएफएस में है ना, सीएफएस के लिए जो चाहिए ना वही दे दो। उसके बाद में शेड्यूल 3 का ध्यान रखो, एएस इंडियस का ध्यान रखो एंड स्टैट्यूटरी का ध्यान रखो। सर एएस इंडियस कहाँ पे है, देखो यहाँ पे। ठीक है, जो एएस में नोट्स जाने चाहिए ना वो गए क्या, तुम एग्जामिन करो। स्टैट्यूटरी का कुछ इन्फॉर्मेशन को एडिशनल तुमको डिस्क्लोज करना है ना, वो भी तुमको यहाँ पे सीएफएस में आना चाहिए, अगर सीएफएस के लिए वो इंपॉर्टेंट आता है तो। ठीक है,
उसके बाद में सर शेड्यूल 3 यहाँ पे बात करता है। फिर हम बात क्या करेंगे, जो तुम्हारे पास में कंसो के एडजस्टमेंट है ना, कंसो के व्यू के लिए जो इंपॉर्टेंट है एडिशनल स्टैट्यूटरी डिस्क्लोजर वो भी तुमको देने पड़ेंगे, एंड कंसो के एडजस्टमेंट का सेपरेट डिस्क्लोजर तुमको देना पड़ेगा। उसके बाद में देखो सेपरेट डिस्क्लोजर तुमको और क्या देने पड़ेंगे, एक तो नेट एसेट के बारे में बात करता है, एक तो P&L के बारे में बात करता है, एंड एक OCI के बारे में बात करता है। सर ये सीएफएस में तुम्हारे पास में नेट एसेट जाते हैं, P&L एंड OCI जाता है, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट में तुम्हारे पास में टोटल एसेट जाते हैं, रेवेन्यू जाता है एंड कैश फ्लो जाता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है तुमने, जो ऑडिट रिपोर्ट आगे जाके हम जब रिपोर्टिंग की बात करेंगे तब तुम्हारे पास में टोटल एसेट आते हैं, रेवेन्यू आता है, कैश फ्लो आता है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुमको क्या देखना पड़ता है, मोटा मोटे लेवल पे बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बैलेंस शीट में तुम नेट में क्या देखोगे, नेट एसेट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तुम क्या देखोगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, एंड उसमें OCI एक एडिशनल कंसेप्ट आता है, तो OCI का कंसेप्ट तुम देखोगे। तो सीएफएस में क्या जाननी चाहिए तुम्हारे पास में, जो सीएफएस के लिए रिलेवेंट है वही जाने दो। उसके बाद में शेड्यूल 3 एएस इंड एस स्टैट्यूटरी का कंसो का एडजस्टमेंट, फिर सेपरेट नेट एसेट के बारे में, P&L के बारे में एंड OCI के बारे में। अमाउंट एंड परसेंटेज में जानना चाहिए तुम्हारा नेट एसेट का, अमाउंट परसेंटेज तुम्हारा शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस का, अमाउंट परसेंटेज तुम्हारा OCI का। ठीक है सर, ये तुम्हारे जाने चाहिए। तो सर क्या नहीं जाने चाहिए, क्या नहीं जाने चाहिए, तो कौन से डिस्क्लोजर नहीं जाने चाहिए जो तुम्हारे पास में सेपरेट एफएस में आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या आएगा, जो तुम्हारे पास में सेपरेट एफएस में है वो तुम्हारे कौन से नहीं जाने चाहिए सीएफएस में। ठीक है, तो ये दो तो तुम्हारे थोड़े से अलग से बनते हैं, जो तुम्हारे पास में बोनस शेयर का सोर्स क्या है एंड तुम्हारा अनयूटिलाइज इशू मनीज के बारे में बात करता है, वो थोड़े से अलग है। बाकी सारे ध्यान रखो, 9 पॉइंट है ना, कम से कम 7 तो याद होने चाहिए, तो 5 आउट ऑफ 5 आ जाएगा तुमको। साथ में क्या है, देखो सबसे पहले हम बात क्या करेंगे, हम क्या दिखाते हैं सेपरेट एफएस में, हम इन्वेंट्री के बारे में बात करते हैं। तो इन्वेंट्री में हम क्या दिखाते हैं, वैल्यू ऑफ कंजम्पशन, रॉ मटेरियल का कितना है तुम्हारे पास में, स्पेयर पार्ट का कितना है एंड कैपिटल गुड्स का कितना है। रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट एंड कैपिटल गुड्स का तुम्हारा कंजम्पशन कितना है वो परसेंटेज में हम दिखाते हैं, उसका वैल्यू दिखाते हैं। सर यही इन्वेंट्री अगर हम इंपोर्ट करते हैं ना, तो CIF बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसका वैल्यू दिखाते हैं, रॉ मटेरियल का, स्पेयर पार्ट का, कैपिटल गुड्स का। ठीक है, तो इन्वेंट्री के बारे में 2 आते हैं तुम्हारे पास में, एक कंजम्पशन का एंड एक इंपोर्ट का। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। उसके बाद में हम क्या दिखाते हैं, जो हमने इन्वेस्टमेंट करे है ना, तो इन्वेस्टमेंट का डिटेल में ब्रेकडाउन देते हैं जो कंपनी ने करे है, तो एक इन्वेस्टमेंट का पॉइंट आता है। उसके बाद में हम MSCME के बारे में डिस्क्लोजर देते हैं, वो भी डिस्क्लोजर तुमको CFS में देने की जरूरत नहीं है। सर एक इन्वेंट्री के बारे में 2 पॉइंट होते हैं, एक इन्वेस्टमेंट के बारे में आता है एंड एक तुम्हारा MSME के बारे में आता है। सर उसके बाद में है ना, बस कुछ नहीं, फॉरेन करेंसी के बारे में 3 पॉइंट आते हैं, एक रेमिटेंस, एक्सपेंसेस, अर्निंग। ठीक है, रेमिटेंस किसका होगा, तुम्हारा डिविडेंड का रेमिटेंस होगा। एक्सपेंसेस एंड अर्निंग में क्या आते हैं तुम्हारे पास में, रॉयल्टी, नो हाउ, इंटरेस्ट, कंसल्टेशन फीस, एक्सपोर्ट, रॉयल्टी, नो हाउ, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। बस इतनी सी बात आती है, ये तुम्हारे डिस्क्लोजर क्या नहीं जाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में WR के बारे में बात होती है, तो WR तुम्हारा 580 के हिसाब से तुमने ऑब्टेन करना है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पेरेंट का मैनेजमेंट है ना, उसकी जिम्मेदारी थी CFS बनाने की। तो हमको WR में ये चाहिए कि पेरेंट एक्नॉलेज करे कि उसकी जिम्मेदारी है कि ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन देता है वो CFS के बारे में, उसने प्रिपेयर किया है FRF के बारे में, FRF के हिसाब से। उसके साथ में पेरेंट का मैनेजमेंट ने क्या किया है, CFS को अप्रूव करा है। उसके बाद में जो पेरेंट के मैनेजमेंट की जो जिम्मेदारी थी ना, उसके सिमिलर पॉइंट के बेसिस पे हम WR में सारी चीज़ें लिखेंगे कि कंप्लीटनेस ऑफ तुम्हारा कंपोनेंट जो है ना CFS में ऐड किया है। फिर कंपोनेंट का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन छोड़ो, उसके बाद में कंसो के एडजस्टमेंट आते हैं ना, तो कंसो के एडजस्टमेंट अप्रोप्रिएट है, कंप्लीट है, उसके बारे में बात होती है। फिर हम क्या बात करते हैं, रिलेटेड पार्टीज के एंड रिपोर्टेबल सेगमेंट का आइडेंटिफिकेशन, उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, हम WR में उसे लिख के लेंगे। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट था। अब आता है तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन आता है, जो रिपोर्टिंग के बारे में बात करता है। रिपोर्टिंग में तुम्हारे पास में है 5 पॉइंट आते हैं, इसमें से 2 पॉइंट तुम्हारे ज़्यादातर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। देखो 2 पॉइंट क्या है, एक तो बात करता है कि पेरेंट का ऑडिटर है ना, वही उसके सारे कंपोनेंट का ऑडिटर है। मतलब तुम्हारे पास में पेरेंट का ऑडिटर है, वही सारे ऑडिट क्या करता है, सारे कंपोनेंट का ऑडिट वही करता है। तो इसमें तुमको ज़्यादातर चीज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सारे कंपोनेंट है ना तुमने ही ऑडिट करे है, तो तुमको इसमें ज़्यादा दिक्कत आने की ज़रूरत ही नहीं है। तो तुम क्या करोगे, सिंपल सी बात है, तुम क्या करोगे, तुम अपना ऑडिट ओपिनियन दोगे किसके ऊपर, CFS के ऊपर। CFS के ऊपर तुम ऑडिट ओपिनियन दोगे। तुम कैसे ओपिनियन देते हो, हम क्या बात करते हैं, हम जनरली क्या बात करते हैं, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है एंड कैश फ्लो है। हम क्या बात करते हैं, वो तुम्हारे रिपोर्टिंग डेट के ऊपर जो भी है, या फिर फॉर द ईयर एंडेड, या फिर हम फॉर द पीरियड जो भी तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह है ना, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, कमेंट करते हैं।
बस वही चीज तुमने सीएफएस के लिए करना है। सीएफएस के लिए तुमने क्या करना है, ऑडिट ओपिनियन देना है ऑन वेदर सीएफएस गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू। तो उसमें तुमको क्या देखना है, स्टेट ऑफ अफेयर्स हम कब यूज करते हैं, बैलेंस शीट के केस में यूज करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हम कब यूज करते हैं, प्रॉफिट और लॉसेस के केस में यूज करते हैं। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो के बारे में बात करता है। ठीक है, बस यहाँ पे तुमको क्या देखना पड़ेगा, सारी चीजें ग्रुप के बारे में देखनी पड़ेगी। सॉरी, सारी चीजें हमको ग्रुप के बारे में देखनी पड़ेगी। तो ग्रुप में हम क्या देखेंगे, ग्रुप के लेवल पे जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है ना, वो बैलेंस शीट डेट के ऊपर उसके ऊपर हम ओपिनियन देंगे, ट्रू एंड फेयर व्यू है क्या। तो बैलेंस शीट के लिए तुम क्या बोलते हो, स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द ग्रुप एज ऑन बैलेंस शीट डेट। उसके बाद में कंसो का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्या बोलेंगे, कंसो का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द ग्रुप फॉर द पीरियड अंडर ऑडिट, क्योंकि यहाँ पे एक डेट के ऊपर नहीं आएगा, वो पीरियड में आएगा। एंड उसके बाद में कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ना, वो भी हम बात करेंगे, कैश फ्लो प्रेजेंटेड बाय सीएफएस के बारे में बात करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट आता है इतना। तो क्या 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 पॉइंट आते हैं तुम्हारे पास में, स्टेट ऑफ अफेयर्स बैलेंस शीट के लिए, कंसो का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड उसके बाद में कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पे स्टेट ऑफ अफेयर्स ग्रुप के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ग्रुप के लिए, एंड सीएफएस के हिसाब से तुम्हारा सीएफएस बनाए, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट तुम्हारा कंसो एफएस के हिसाब से बनाए। उसके साथ में तुमको और एक चीज बस यहाँ पे देखनी पड़ती है कि जो है ना सीएफएस कंप्लाई करता है, तुम्हारा प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन तुम्हारा कंप्लाई करता है, उसके प्रिंसिपल प्रोसेस तुम्हारे कंप्लाई करते हैं, किसके हिसाब से, रिलेवेंट एएस इंडिया के हिसाब से कंप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर कंप्लाई नहीं करते ना, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो डिपार्चर या फिर डेविएशन होगा। तो अगर डिपार्चर डेविएशन होता है, मतलब तुम्हारा सीएफएस अच्छे से नहीं बना है ना, तब तुम क्या करोगे, तुम अपना ओपिनियन मॉडिफाई करोगे। तो जनरली तुम क्या करोगे, ऐसा ऐसा इसके ऊपर ओपिनियन दोगे। लेकिन अगर वो कंप्लाई नहीं करता है ना तुम्हारा एएस इंडिया के हिसाब से, तुम क्या करोगे, डिपार्चर डेविएशन आता है तो अपना ओपिनियन तुम क्या करोगे, मॉडिफाई करोगे। सर बहुत ही सिंपल सी चीज आती है, तुम अगर सारे कंपोनेंट को ऑडिट करते हो, तुम क्या करोगे, अपना ओपिनियन दोगे। ओपिनियन किसके ऊपर दोगे, स्टेट ऑफ अफेयर्स, प्रॉफिट और लॉस एंड तुम्हारा कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर दोगे। लेकिन अगर वही है ना एफएस अच्छे से कंप्लाई नहीं करता है, तुम क्या करोगे, मॉडिफाई करोगे अपना ओपिनियन। तो ऐसे 705 के हिसाब से डिपार्चर डेविएशन को तुम डील करोगे। सर अब ये तुम्हारा 8.1 हो गया। 8.2 क्या बात करता है कि अगर तुम्हारा पेरेंट का ऑडिटर वो सारे कंपोनेंट का ऑडिटर नहीं है, मतलब कुछ ऑडिट किसने किया है, कि कुछ कंपोनेंट के ऑडिट किसने की है, किसी और ऑडिटर ने की है। ये कोई और ऑडिटर है ना, ये हमारा ऐसे 600 में हम बात करते हैं। तो ये जो कोई और ऑडिटर है ना, उसने क्या किया है, उसने क्या किया है, कंपोनेंट के ऑडिट किया है, कंपोनेंट का ऑडिट किया है। तो सर जब हम ओपिनियन देंगे ना, तो ओपिनियन में तो ये चीज तो आ जाएगी तुम्हारे पास में, मॉडिफाई जाएगा, अनमॉडिफाइड ओपिनियन जाएगा, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो, इसके बारे में तो बात होनी ही होनी है। इसमें एडिशनल क्या चीज देखनी पड़ेगी, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सीएफएस में अल्सो तुम ऐड क्या करोगे, इसमें ऐड तुमको क्या करना है, ऐसे 600 का रिक्वायरमेंट तुमको बस ऐड करना है। तो ऐसे 600 जैसे जैसे बात करते हैं ना, उसका जो रिक्वायरमेंट है ना, उस रिक्वायरमेंट को तुमने बस उसके साथ में ऐड करना है। तो इसमें रिक्वायरमेंट क्या होता है, देखो अभी कुछ ऑडिट है ना, कुछ ऑडिट तुमने नहीं किया है, कुछ ऑडिट किसी और ऑडिटर ने किया है। तो किसी और ऑडिटर ने अगर कुछ ऑडिट किया है ना, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, उसने कितना ऑडिट किया है ये तुमको तुम्हारे ऑडिट रिपोर्ट में बताना पड़ेगा। सर जब हम किसी और ऑडिटर के बारे में, किसी और ऑडिट रिपोर्ट के बारे में हम अपने ऑडिट रिपोर्ट में बात करते हैं ना, तो हम कहाँ पे जाता है, वो हमारा किस पैरा में जाएगा, हमारे ओएम पैरा में, अदर मैटर के बारे में हम बता देंगे। तो एज पर ऐसे 706 तुमको रेफरेंस देना पड़ेगा। रेफरेंस किसका देना पड़ेगा, कि जो अनदर ऑडिटर है ना, उसने कितना वर्क किया है, उसका रेफरेंस तुमको देना पड़ेगा। तुमको डिस्क्लोज क्या करना है, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ द पोर्शन ऑडिटेड बाय द अदर ऑडिटर, ये तुमको दिखाना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ पोर्शन की अदर ऑडिटर ने कितना किया है, ये तुमको 3 चीजों के ऊपर दिखाना पड़ेगा। 3 चीज क्या है तुम्हारे पास में, टोटल एसेट, रेवेन्यू एंड कैश फ्लो। ठीक है सर, टोटल एसेट, रेवेन्यू एंड कैश फ्लो के ऊपर उसने कितना ऑडिट किया है ये तुमको बताना पड़ेगा तुम्हारे रिपोर्ट में। इसमें तुमको एग्रीगेट रुपये अमाउंट में बताना पड़ेगा एंड परसेंटेज में बताना पड़ेगा। तो परसेंटेज में एंड एग्रीगेट रुपये अमाउंट में तुमको बताना पड़ेगा टोटल एसेट, रेवेन्यू एंड कैश फ्लो। सर यहाँ पे तुम्हारे पास में नेट एसेट, पीएनएल एंड ओसीआई नहीं है, वो कहाँ पे था, सीएपीएस में था। ये तुम कहाँ पे हो, अभी ऑडिट रिपोर्ट में हो। तो ऑडिट रिपोर्ट में टोटल एसेट, रेवेन्यू एंड कैश फ्लो, सीएपीएस में नेट एसेट, पीएनएल एंड ओसीआई जाता है। ठीक है सर, इसके साथ में तुमको ये जो सारी चीजें प्रेजेंट करनी है ना, वो तुमको क्या देखनी पड़ेगी, ये बिफोर गिविंग इफेक्ट ऑफ बोथ कंसो के एडजस्टमेंट का इफेक्ट देने से पहले ही सारी चीजें आती है। उसके हिसाब से तुमको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा। उसके साथ में तुमको सर एक स्टेटमेंट ऐड करना पड़ेगा। स्टेटमेंट क्या ऐड करना पड़ेगा, ये जो हमने रेफरेंस दिया है ना, हमने जो रेफरेंस दिया है कि कोई पोर्शन जो है ना, लिमिटेड पोर्शन क्या किया है, किसी और ऑडिटर ने ऑडिट किया है, ये जो हमने रेफरेंस दिया है ना, ये हमको एक स्टेटमेंट ऐड करना पड़ेगा। ये हमारा क्वालिफिकेशन नहीं है,
not to be construed as a qualification of the opinion but rather as a indication of divided responsibility है between तुम्हारा पेरेंट का ऑडिटर एंड सबसे का ऑडिटर। तो ये हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट ऐड करेंगे ताकि तो रीडर का कंफ्यूजन अवॉइड करेगा, उसका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई किसको जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है। एक कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट ऐड करेंगे। वो फैक्ट है कि ये जो है ना, ये हमारा क्वालिफिकेशन नहीं है, बस हमने बात करी है कि हमारा डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हमें इंडिकेट करते हैं। तो सर इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से इसमें ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। ये बात समझो कि जो तुम्हारे कंपोनेंट का ऑडिटर अगर कोई और ऑडिटर होता है ना, तो तुमको ये सारी चीज़ें तो देखनी है जो हमने पहले देखी है, उसके साथ में ऐसे 600 का रिक्वायरमेंट देखना पड़ेगा। ओएम पैरा में ऐसे 706 के हिसाब से तुमने रेफरेंस ऐड करना है। रेफरेंस में क्या देना है तुमने कि मैग्नीट्यूड ऑफ पोर्शन, कितना पोर्शन किसी और ऑडिटर ने ऑडिट किया है। इसमें तुमको नेट एसेट नहीं दोस्त, टोटल एसेट, P&L नहीं दोस्त, रेवेन्यू, एंड तुम्हारे पास में OCI नहीं, कैश फ्लो। तो टोटल एसेट, रेवेन्यू एंड कैश फ्लो का कितना परसेंटेज में या फिर टोटल रुपये अमाउंट में, एग्रीगेट रुपये अमाउंट में कितना ऑडिट क्या किया है, पेरेंट ऑडिटर ने किया है, एंड कितना ऑडिट तुमने कंपोनेंट ऑडिटर ने किया है। तो पेरेंट ऑडिटर ने कितना ऑडिट नहीं किया है ना, ये तुमको दिखाना पड़ेगा। ये इफेक्ट है ना, ये तुम्हारा कंसो का एडजस्टमेंट जानने से पहले जाना चाहिए। एंड रेफरेंस दे दो तुम कि ये हमारा क्वालिफिकेशन नहीं है, बस हमने क्या किया है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड किया है। उसके बाद में सर दो चीज़ें और आती है। अभी तक हमने दो चीज़ें देखी, अभी दो चीज़ें और आती है, ठीक है। दो चीज़ें और क्या है, यहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा अभी यहाँ पे कि अगर तुम्हारा इन केस कंपोनेंट का ऑडिट रिपोर्ट है ना, वो तुम्हारा जो कंपोनेंट का एफएस बनता है ना, वो उसका फ्रेमवर्क अकाउंटिंग का डिफरेंट है अगर पेरेंट से। तो हमने क्या बात करी, अगर तुम्हारा अकाउंटिंग पॉलिसी डिफरेंट है, अगर तुम्हारा गैप डिफरेंट है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पेरेंट के हिसाब से उसको चेंज करना पड़ेगा। एक तो होता है अकाउंटिंग फ्रेमवर्क डिफरेंट है, एंड दूसरी चीज़ आती है अकाउंटिंग ऑडिटिंग फ्रेमवर्क डिफरेंट है। सॉरी, दूसरी चीज़ क्या आती है, ऑडिटिंग का फ्रेमवर्क डिफरेंट है। तो पहली चीज़ आती है कि अकाउंटिंग फ्रेमवर्क डिफरेंट है, मतलब तुम्हारा गैप अलग है, तुम्हारा जो बाकी की चीज़ है ना वो अलग है, अकाउंटिंग पॉलिसी अलग है, फ्रेमवर्क डिफरेंट है, तो चीज़ अलग आती है। एंड ऑडिट के बारे में जब हम बात करेंगे तो अपना क्या देखेंगे, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग देखेंगे। अकाउंटिंग के लिए हम क्या देखेंगे, AS इंडेक्स देखेंगे, एंड ऑडिटिंग के लिए हम क्या देखेंगे, SS देखेंगे, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग देखेंगे। अगर उनके AS इंडेक्स अलग है या फिर अकाउंटिंग पॉलिसी अलग है, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क अलग है, तो उस केस में तुम क्या करते हो, उस केस में हमको सिंपल सी बात देखनी है, पेरेंट का मैनेजमेंट कन्वर्जन एडजस्टमेंट परफॉर्म करेगा। देखो जिम्मेदारी किसकी होती है, जिम्मेदारी हमेशा पेरेंट की होती है। तो पेरेंट का मैनेजमेंट क्या करेगा, कन्वर्जन के एडजस्टमेंट परफॉर्म करेगा। ओरिजिनल गैप के हिसाब से गैप किसका होगा, पेरेंट का होगा। सर सबसे शुरुआत में हमने 129 सबसेक्शन 4 में बात करी है कि तुम्हारे पेरेंट के होल्डिंग कंपनी के प्रोविजन है ना, वो तुम्हारे मुतातिस मुतंदिस एप्लीकेबल हो जाएंगे। मतलब गैप कन्वर्जन कौन करेगा, पेरेंट करेगा। मतलब किसके हिसाब से करेगा, पेरेंट के हिसाब से, क्योंकि जो लोग है ना, जो मेंबर है ना, वो कहाँ पे है, वो पेरेंट के एफएस को देखेंगे, तो पेरेंट के हिसाब से गैप कन्वर्जन होगा। तो ओरिजिनल गैप कन्वर्ट करना पड़ेगा पेरेंट के हिसाब से। वो कन्वर्जन एडजस्टमेंट कौन परफॉर्म करेगा, मैनेजमेंट, किसका, पेरेंट का मैनेजमेंट ये करेगा। ऑडिटर क्या करेगा, प्रिंसिपल ऑडिटर ऑडिट करेगा वो कन्वर्जन एडजस्टमेंट, बस उसने एडजस्टमेंट किया है, कन्वर्जन किया है, हम क्या करेंगे, कन्वर्जन एडजस्टमेंट को ऑडिट करेंगे, बात खत्म हमारी। सर अगर जो पेरेंट का मैनेजमेंट है ना, वो है ना, वो है बड़ा शैतान, उसको नहीं करना है काम, तो उसको काम नहीं करना है, तो वो क्या करेगा, वो सब्सिडरी को दे देगा, क्या देगा, अपना ग्रुप अकाउंटिंग मैनुअल दे देगा। एक मैनुअल बनाएगा कि देख भाई हमारे पास में क्या है, हमारे पास में ऐसा ऐसा हमारा अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है, तो जब मेरे को एफएस देगा ना, ये सारे एडजस्टमेंट करके ही मेरे को एफएस दे दे। तो अगर ये पेरेंट का मैनेजमेंट क्या करेगा, वे सारे सब्सी को, सारे कंपोनेंट को बताएगा कि देख भाई मैं तेरे को ग्रुप अकाउंटिंग मैनुअल देता हूँ, तो क्या कर ले, उस मैनुअल के हिसाब से ही एफएस बना के मेरे को दे दे। तो कंपोनेंट अगर प्रिपेयर करता है एफएस पेरेंट का ग्रुप अकाउंटिंग मैनुअल को फॉलो करके, कंपोनेंट अगर प्रिपेयर करता है एफएस पेरेंट के ग्रुप अकाउंटिंग मैनुअल को फॉलो करके, तो तुमको क्या करना है, देखो सबसे पहले ये बात आती है कि ग्रुप अकाउंटिंग मैनुअल में क्या होता है, तुम्हारे पास में ग्रुप अकाउंटिंग पॉलिसी होते हैं। तो तुमको क्या देखना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑडिटर को देखना पड़ेगा, परफॉर्म करने पड़ेंगे प्रोसीजर्स, ये इंश्योर करने के लिए कि ग्रुप अकाउंटिंग पॉलिसी जो है ना, वो कंप्लाई करते पेरेंट के गैप के हिसाब से, क्योंकि उसने जो ग्रुप अकाउंटिंग मैनुअल बनाया ना, वो सही से बनाया है कि नहीं, वो चेक करना पड़ेगा। तो जो ग्रुप अकाउंटिंग पॉलिसी है ना, वो कंप्लाई करते हैं क्या तुम्हारे पास पेरेंट के गैप के हिसाब से, ये पहली चीज उसको चेक करनी पड़ेगी। उसके बाद में उसको देखना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन अलाइन करता है क्या पेरेंट के फ्रेमवर्क के हिसाब से। एंड उसके बाद में प्रिंसिपल ऑडिटर देन डिसाइड टू रिलाई ऑन कंपोनेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड रेफरेंस इट इन द CFS रिपोर्ट। ये सारी चीजें उसको क्या करनी पड़ेगी, प्रिंसिपल ऑडिटर को बतानी पड़ेगी। सर उसके बाद में अगर ऑडिटिंग फ्रेमवर्क डिफरेंट है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन अलग से बनने के चांसेस कम है, तो ये दोनों क्वेश्चन मैच करके मर्ज करके बना सकते हैं। तो ये तो बात बहुत सिंपल है। तो तुम ऑडिट करोगे तो ऑडिट किसके हिसाब से होगा, जनरली तुम्हारा इंडियन गैस के हिसाब से। गैस क्या है तुम्हारा,
जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, डबल ए है दोस्त, एक ए नहीं है, ठीक है। जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है ना, तो जो हमारे एसेज है ना, एसेज के हिसाब से हम क्या करेंगे, इंडिया के जो एसेज है ना उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, नॉर्मली सीएफएस का ऑडिट करते हैं। क्योंकि अभी हम इंडिया में है ना, तो नॉर्मली तुम्हारा क्या हो जाता है, इंडियन गैस के हिसाब से ऑडिट होता है। बस एक सेंटेंस तुमने लिखना है, टू मेंटेन कंसिस्टेंसी फॉर प्रिंसिपल ऑडिटर टू रिलाई ऑन अदर ऑडिटर रिपोर्ट्स, कंपोनेंट एफएस शुड आल्सो बी ऑडिटेड अंडर इंडियन ऑडिटिंग फ्रेमवर्क करस्पॉन्डिंग टू इंडियन गैस। मतलब इंडियन ऑडिटिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से उसको भी चेक करना पड़ेगा, उसको भी ऑडिट करना पड़ेगा। मतलब अगर उसका फॉरेन कंट्री में है तो तुमको ये चीज़ देखनी पड़ेगी, वो फॉरेन कंट्री का जो है ना ऑडिट, वो तुमको नहीं चलेगा, तुमको वही ऑडिट चलेगा जो इंडियन गैस के हिसाब से हुआ है। बात खत्म। फिर अगर कंपोनेंट ऑडिट ही नहीं होता है तो पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था कि हम सारे कंपोनेंट का ऑडिट करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था, हम जो है ना वो सारे कंपोनेंट का ऑडिट नहीं करता है, कंपोनेंट ऑडिटर करता है कुछ कुछ कंपोनेंट का ऑडिट। तीसरा पॉइंट क्या था, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है ना वो डिफरेंट है तुम्हारा पेरेंट का एंड कंपोनेंट का। चौथा पॉइंट क्या था, ऑडिटिंग फ्रेमवर्क तुम्हारा डिफरेंट है पेरेंट का एंड कंपोनेंट का। पांचवा पॉइंट क्या है तुम्हारे पास में, कंपोनेंट अगर ऑडिट ही नहीं होता है तो भाई नॉर्मली तो तुम्हारे पास में सारे कंपोनेंट ऑडिट होने चाहिए, लेकिन अगर वन और मोर कंपोनेंट अगर रिमेन अनऑडिटेड, ऑडिट नहीं होता है, तो तुमको क्या देखना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन देखना पड़ेगा। इवेल्युएट पॉसिबल मॉडिफिकेशन टू हिज रिपोर्ट ऑन सीएफएस बिकॉज ही हैज नॉट बीन एबल टू ऑब्टेन, तुम्हारा सही ऑब्टेन नहीं कर पाया है, तो उसके हिसाब से तुम्हारा पॉसिबल मॉडिफिकेशन हो सकता है। उसमें तुमको क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर भी साथ में देखने पड़ेंगे एंड 705 के हिसाब से तुमको सीएफएस के ऊपर रिपोर्ट करना पड़ेगा। बात सिंपल से आती है सर, इसके लिए हमारे पास में पहचान कौन में जो सेक्शन, पहचान कौन सेक्शन में जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन तुमको देखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको तुम देख के जाओ, ठीक है सर। उसके बाद में अभी जाके हम बात करते हैं ऐसे 600 के बारे में। ऐसे 600 के बारे में सर, ऐसे 600 क्या है तुम्हारा, यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, किसी और ऑडिटर का काम तुम यूज करते हो। कोई और ऑडिटर कौन होता है, जो तुम्हारे कंपोनेंट का ऑडिटर होता है, ठीक है। तुम कौन होते हो, तुम प्रिंसिपल ऑडिटर होते हो, जो तुम पेरेंट का ऑडिट करते हो, प्रिंसिपल ऑडिटर होते हो। कंपोनेंट ऑडिटर कौन होता है, कंपोनेंट का ऑडिट करता है वो बंदा। सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझने की आती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, जो तुम्हारा प्रिंसिपल ऑडिटर हो है ना, वही तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर फॉर्मिंग एंड एक्सप्रेसिंग हिज ओपिनियन, ठीक है सर। लेकिन वो क्या यूज कर सकता है कि हाँ भाई वो यूज कर सकता है, जो किसी और ऑडिटर ने अगर कुछ काम किया ना उसके ऊपर वो रिलाई भी कर सकता है, बट उसने क्या करना है, एडिक्वेट स्किल को एंड केयर को उसने क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। अगर वो एक्सरसाइज करता है तो वो उस काम को भी यूज कर सकता है। लेकिन उसमें एक चीज ध्यान देने की है कि वो है ना ऐसे किसी रीजन से अवेयर नहीं है, ऐसे किसी रीजन टू बिलीव से अवेयर नहीं है कि उसने उसके ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए था, मगर मतलब अगर उसको डाउट आता है ना तो वो रिलाई नहीं करेगा। सर इसको अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, एकदम एंड में जाके यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑडिटर वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क इंटरेस्टेड टू द अदर ऑडिटर एक्सेप्ट वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, एक्सेप्ट अगर उसको सस्पिशन आता है, डाउट आता है रिलायबिलिटी के ऊपर, तो तुम रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो, क्योंकि तुमने अगर डाउट आता है ना तो तुमने उसका काम यूज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में है ना ये डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसको हम क्लियरली स्टेट करेंगे अपने रिपोर्ट में। जैसे कि हमने ऊपर बात करी थी ना, कि हमने बात क्या करी थी, तुम क्या करोगे ऐसे 706 में ओएम पैरा में तुम क्या बताओगे कि कितना पोर्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ पोर्शन कितना तुमने ऑडिट नहीं किया है, तो तुमको ये क्लियरली तुमको डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में बताना पड़ेगा, ठीक है। इंडिकेटिंग एक्सटेंट टू विच फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर हैव बीन इंक्लूडेड इन तुम्हारा सीएफएस, ठीक है। अल्सो इनकॉर्पोरेट ऑडिट रिपोर्ट मटेरियल डिस्क्रिपेंसी जो तुमने नोटिस करी है एंड ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ द अदर ऑडिटर। सर सीधा शुरू करते हैं, हम क्या बात करेंगे, एक्सेप्टेंस एज ए प्रिंसिपल ऑडिटर। तुम जब कोई काम को एज ए प्रिंसिपल ऑडिटर एक्सेप्ट करने जाते हो ना, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो क्या है क्वेश्चन, क्या आएगा, व्हाट फैक्टर्स विल बी कंसिडर्ड बाय यू व्हाइल एक्सेप्टिंग एज ए पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल ऑडिटर। जब तुम प्रिंसिपल ऑडिटर का पोजीशन एक्सेप्ट करने जाते हो ना, तो क्या चीज तुमने देखनी है, तुमने एक चीज देखनी है कि तुम्हारा उसमें पार्टिसिपेशन कितना होगा, ऑडिटर्स ओन पार्टिसिपेशन इज सफिशिएंट है क्या, मतलब तुम्हारा जो पार्टिसिपेशन होगा सीएपीएस के लेवल पे, वो पार्टिसिपेशन सफिशिएंट है कि नहीं है, ये तुमको चेक करना पड़ेगा। सर क्या मतलब बनता है कि तुम्हारा पार्टिसिपेशन सफिशिएंट है कि नहीं है, तो हमने बात करी थी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास में सीएपीएस बनता है, तो सीएपीएस के लेवल पे प्रिंसिपल ऑडिटर 80% ऑडिट करता है एंड अदर ऑडिटर 20% करता है, तो चल जाएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही अगर प्रिंसिपल ऑडिटर 20% करता है और अदर ऑडिटर तुम्हारा 80% करता है, तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि भाई तू बस 20% क्या कर रहा है, चेकिंग कर रहा है, एंड तू क्या कर रहा है, अपने ओपिनियन
तू खुद दे रहा है 20% चेकिंग करके एंड तू 80% रिलाई कर रहा है उसके ऊपर। तो सबसे पहले तुमको ये चेक करना पड़ेगा कि तुम्हारा जो पार्टिसिपेशन है ना, तुम्हारा खुद का पार्टिसिपेशन है वो सफिशिएंट है कि नहीं है टू एक्ट एज ए प्रिंसिपल ऑडिटर, ये तुमको चेक करना पड़ेगा। उसके लिए तुमको कुछ पॉइंट को कंसिडर करके चलना पड़ेगा बिफोर एक्सेप्टिंग हिज वर्क। क्या पॉइंट है? देखो यहाँ पे पॉइंट सिंपल है कि जो प्रिंसिपल ऑडिटर है ना, उसने क्या देखना है, मटेरियलिटी ऑफ पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन विच द प्रिंसिपल ऑडिटर ऑडिट करता है। जैसे हमने 80-20 के बारे में बात करी ना, तो वो जो मटेरियलिटी जो है ना पोर्शन का, जो प्रिंसिपल ऑडिटर ऑडिट करेगा वो 80% है कि 20% है, 60% है, 40% है, वो मटेरियलिटी तुमको चेक करनी पड़ेगी। उसके साथ में तुमको देखना पड़ेगा जो कंपोनेंट का बिजनेस है ना, वो बिजनेस का नॉलेज तुमको कितना है, डिग्री ऑफ नॉलेज प्रिंसिपल ऑडिटर हैव रिगार्डिंग बिजनेस ऑफ द कंपोनेंट। क्योंकि वो जो कंपोनेंट है ना, उसके ऊपर जो उसने ऑडिट रिपोर्ट दिया है ना, उसको तू समझ सकता है क्या, कंपोनेंट के बिजनेस को समझ सकता है क्या? अगर वो बिजनेस को तू समझ सकता है तभी उसके ऊपर तू रिलाई कर पाएगा, अगर नहीं समझ सकता है तो रिलाई नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये तुमको समझना पड़ेगा कि कंपोनेंट के बिजनेस के ऊपर रिगार्डिंग तुमको कितना नॉलेज है, ये तुमको समझना पड़ेगा। उसके बाद में रोमम इन द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर। अदर ऑडिटर ने जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कंपोनेंट को ऑडिट किया है ना, उसमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का रिस्क कितना है, ये भी तुझे समझना पड़ेगा। एंड उसके साथ में और एक पॉइंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, परफॉर्मेंस ऑफ एडिशनल प्रोसीजर्स एज सेट आउट इन दिस एसे। दिस एसे कौन सा? एसे 600 रिगार्डिंग कंपोनेंट ऑडिटेड बाय द अदर ऑडिटर्स रिजल्टिंग इन प्रिंसिपल ऑडिटर हैविंग सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन इन सच ऑडिट। मतलब क्या, इन्होंने बता दिया कि फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा 80-20 नहीं है, तुम्हारा 20% 80% है, तो भी चलेगा क्या? तो भी तुमको चल सकता है, अगर तुमको चीज देखनी पड़ेगी। चीज क्या देखनी पड़ेगी? ये जो नीचे जो तुम्हारे प्रोसीजर्स है ना, ये प्रोसीजर्स तुमने कैसे परफॉर्म किए हैं, ये तुमको देखना पड़ेगा। अगर ये प्रोसेस तुम परफॉर्म करके अगर तुमको सफिशिएंट कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तो भाई तुम उसका जो है ना वो चीज़ को एक्सेप्ट करो। तो एक्सेप्ट करते समय तुमने क्या देखना है, एडिशनल प्रोसीजर जो ऐसे ने बताए हैं, जो हम नीचे जाके पढ़ेंगे, उसके हिसाब से रिजल्टिंग इन द प्रिंसिपल ऑडिटर हैविंग सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन, वो अगर तुम परफॉर्म करते हो तो तुमको लगता है कि तुम्हारा सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन हो सकता है, तो उस केस में तुम ऑडिट कर सकते हो। तो पॉइंट क्या ध्यान देना है तुमने, मटेरियलिटी, डिग्री ऑफ नॉलेज किसके बारे में, कंपोनेंट के बिजनेस के बारे में, रोमम तुमको देखना है, एंड एडिशनल प्रोसीजर्स एज पर ऐसे 600 तुमको देखना है। ठीक है सर, प्रोसीजर्स है ना बहुत ही ईजी है, और इसके ऊपर एक ही क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा, बात खत्म। ठीक है, एक दो क्वेश्चन सिमिलर ही क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, क्वेश्चन क्या है उसको हम जाके देखते हैं। सबसे पहले बात समझो कि तुम्हारे पास में प्रिंसिपल के ऑडिट के प्रोसेस क्या होने चाहिए, जैसे 600 के हिसाब से। तो पहला पॉइंट तो बहुत ही सिंपल है, बात क्या करता है, देखो, बात करता है कि प्रिंसिपल ऑडिटर के पास में राइट है, तुम्हारे पास में तुम क्या कर सकते हो, कंपोनेंट का जो है ना वो विजिट कर सकते हो ना, एग्जामिन कर सकते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो प्रिंसिपल ऑडिटर क्या कर सकता है, कंपोनेंट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन कर सकता है, कंपोनेंट को जाके विजिट कर सकता है, अगर वो उसके पास राइट है तो। अगर स्टैट्यूट गवर्निंग द एंटिटी में कॉन्फर राइट ऑन द प्रिंसिपल ऑडिटर टू विजिट द कंपोनेंट एंड एग्जामिन द बुक्स। तो ये हमने क्या बात करी थी, कंपनीज ऑडिट में, कंपनीज एक्ट में हमने क्या बात करी थी कि तुम जाके उसका कंपोनेंट का क्या कर सकते हो, ऑडिट कर सकते हो, वहाँ पे विजिट कर सकते हो ब्रांच को, उसके बुक्स मंगा सकते हो। तो अगर ये तुम्हारे पास में राइट है तो बहुत बढ़िया बात है, तो तुम जब भी तुमको डाउट आता है तुम वो कर सकते हो। नॉर्मली तुम रिलाई करोगे जो कंपोनेंट ऑडिटर ने काम किया है, लेकिन अनलेस अगर कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस आते हैं तो तुम क्या करोगे, तुम रिलाई नहीं करोगे, तुम क्या करोगे, विजिट कर सकते हो कंपोनेंट को एंड बुक्स को एग्जामिन कर सकते हो। तो पहला पॉइंट बहुत ही इजी है, क्या बात करता है, तुम जाके अगर कंपोनेंट का बुक्स ऑफ अकाउंट्स एग्जामिन कर सकते हो, अगर तुम कंपोनेंट को विजिट कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। अगर ये राइट तुम्हारे पास में है ना तो बहुत बढ़िया बात है। तो समझना क्या है, नॉर्मली तुम उसके ऊपर रिलाई कर सकते हो, लेकिन अगर स्पेशल सर्कमस्टांसेस कुछ आते हैं ना, तुम जाके विजिट करो एंड एग्जामिन करो बुक्स को, बात खत्म। एंड ये राइट अगर तुमने स्टैट्यूट ने दिया है ना तो बहुत बढ़िया बात है। दूसरी चीज, प्रिंसिपल ऑडिटर ने क्या करना है, उस बंदे का प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस चेक करना है। वो जो अदर ऑडिटर है, कंपोनेंट ऑडिटर है ना, उसको क्या करना है, तुमने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस चेक करना है। लेकिन हमने बात करी अगर वो बंदा सीए है ना, भाई क्यों करेंगे, वो भी सीए है ना, वो भी सारे स्टैंडर्ड वगैरह पढ़ के आता है, तो उसका जो है ना, अगर वो आईसीआई का मेंबर नहीं है ना तो तुमको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं है ना तो तुमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सॉरी, अगर वो आईसीआई का मेंबर नहीं है तो तुमको उसका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस चेक करना पड़ेगा, एंड अगर वो प्रोफेशनल क्वालिफाइड नहीं है तो भी उसका तुमको क्या करना पड़ेगा, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस चेक करना पड़ेगा। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि मेंबर ऑफ आईसीआई नहीं है फिर भी ऑडिट कर रहा है, क्योंकि वो बाहर का बंदा हो सकता है ना, फॉरेन कंट्री का बंदा हो सकता है कि वो तुम्हारा आईसीआई का मेंबर नहीं है लेकिन फिर भी ऑडिट कर रहा है, तो वो किसी और चीज़ का मेंबर है, तो उस केस में तुमको क्या करना पड़ेगा, उसका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस तुमको चेक करना पड़ेगा। वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड ऑडिटर नहीं है फिर भी तुमको क्या करना पड़ेगा, उसका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस चेक करना पड़ेगा। तो 1-2 पॉइंट तो बहुत ईजी थे, पॉइंट असली पॉइंट बनते तुम्हारे पास में 3, 4 एंड 5 में।
ठीक है। 3, 4 एंड 5 में देखो 3 क्या बात करता है, प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म बाय द प्रिंसिपल ऑडिटर, जब तुम क्या करोगे उसका काम यूज करोगे। तो प्रोसेस क्या तुमने परफॉर्म करने, इतने प्रोसेस परफॉर्म करो कि तुमको सही ऑब्टेन हो जाए, दैट द वर्क इज एडुकेट फॉर द प्रिंसिपल ऑडिटर्स पर्पस। तुम इतने प्रोसेस परफॉर्म करो कि तुमको सही ऑब्टेन हो जाए कि तुम्हारा जो काम है ना, उसका जो काम है ना वो तुम्हारे लिए एडुकेट है। ठीक है सर। तो ये जो है ना प्रोसेस में तुमने क्या करना है, सबसे पहले एडवाइस करो अदर ऑडिटर को एंड दूसरी बात है एडवाइस करो अदर ऑडिटर को। ठीक है, पहली बात है एडवाइस करो ऑडिटर को एंड दूसरी बात है एडवाइस करो ऑडिटर को। पहली बात क्या है, यूज हिज वर्क, अदर ऑडिटर वर्क एंड रिपोर्ट, उसके रिगार्डिंग, उसका जो तुम यूज करने वाले हो अदर ऑडिटर का या फिर उसके काम का, उसके रिगार्डिंग उसको एडवाइस कर लो। एंड मेक सफिशिएंट अरेंजमेंट फॉर कोऑर्डिनेशन एट प्लानिंग स्टेज। देखो हमने जब ऑडिट का प्लान किया था ना, तब हमने उसका आखिरी पॉइंट क्या बात करी थी, कोऑर्डिनेशन करना है तुमने। तो तुम क्या करो, तुम उसको एडवाइस करो कि देख भाई, तू जो काम करेगा ना उस काम का मैं यूज करने वाला हो या फिर तेरा मैं यूज करने वाला हो, तो ये जो है ना ये तुम क्या कर लो, उसके साथ में एडवाइस कर लो, उसको एडवाइस कर लो कि ये काम का मैं यूज करने वाला हूँ, तू ऐसा ऐसा काम कर ले, ताकि उसको भी समझ में आए कि कैसा काम करना है। उसके साथ में सफिशिएंट अरेंजमेंट करो कोऑर्डिनेशन के स्टेज पे, प्लानिंग के स्टेज पे, कि भाई साहब कैसे कैसे हम आगे जाके कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है, इन्फॉर्म करो दो अदर ऑडिटर्स, अदर ऑडिटर ऑफ द मैटर्स, क्या इन्फॉर्मेशन देना है तुमने, एरियाज रिक्वायरिंग स्पेशल कंसिडरेशन, जैसे हमने बात करी थी कि तुम्हारे लिए क्या वो कंपोनेंट किस वजह से इंपॉर्टेंट है। हमने क्या बात करी थी, रेवेन्यू की वजह से इंपॉर्टेंट है, लोन की वजह से इंपॉर्टेंट है, रिस्क की वजह से इंपॉर्टेंट है। तो स्पेशल कंसिडरेशन कहाँ पे देना है, उसने कहाँ पे ध्यान उसने ज़्यादा देना है ना, उसके बारे में उसको इन्फॉर्म करो। प्रिंसिपल ऑडिटर उसके बारे में इन्फॉर्म करेगा, एरियाज रिक्वायरिंग स्पेशल स्पेशल कंसिडरेशन। उसके बाद में इंट्रा ग्रुप में जो तुम्हारा इलिमिनेशन होता है ट्रांजैक्शन का, उसके बारे में कुछ बात होती है। प्रोसीजर्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटर कंपोनेंट ट्रांजैक्शंस दैट मे रिक्वायर डिस्क्लोजर, वो आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस को तुमको उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। एंड उसने कब अपना ऑडिट कंप्लीट करना है, उसका टाइम टेबल उसको बताना पड़ेगा, ताकि उसका काम तो यूज करेगा तो सफिशिएंट तुम्हारे पास में टाइम गैप होना चाहिए। इसकी वजह से तू 3 चीज बताएगा, किस चीज के ऊपर उसने फोकस करना है, इंटर इंटर जो कंपोनेंट ट्रांजैक्शन है ना उसको, उसके बारे में, आइडेंटिफिकेशन डिस्क्लोजर के बारे में तुमने बताना है, एंड टाइम टेबल फॉर कंप्लीशन के बारे में बताना है। उसके साथ में अकाउंटिंग में अगर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ऑडिटिंग रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है तुम्हारे पास में, अकाउंटिंग के सिग्निफिकेंट रिक्वायरमेंट है, ऑडिटिंग के या फिर रिपोर्टिंग के रिक्वायरमेंट है ना, उसको तुमको उसके बारे में एडवाइस करना पड़ेगा। एंड ऑब्टेन रिप्रेजेंटेशन एज टू कंप्लायंस विद देम। देखो सर हम क्या करते हैं, उससे WR लेते हैं कि तू कंप्लाई कर रहा है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 क्या बात करता है, उसको एडवाइस करो, एडवाइस करो। एडवाइस क्या करना है, सबसे पहले उसको बता दो कि हम तुम्हारा काम यूज करने वाले हैं, नहीं तो तुमको यूज करने वाले हो। तो ये कोऑर्डिनेशन प्लानिंग स्टेज पे ही हम करते हैं। 3 चीज़ हम बताते हैं उसको, हम हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, एरियाज रिक्वायरिंग स्पेशल कंसिडरेशन। उसके बाद में इंटर कंपोनेंट में डिस्क्लोजर देने के लिए तुमको बात करनी है। एंड उसके बाद में टाइम टेबल उसने ऑडिट कब कंप्लीट करना है। उसके साथ में सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग के बारे में तुम क्या करो, उसको बता दो। एंड हम बात करेंगे तो हम WR लेंगे तो उसने उसको कंप्लाई किया है। सर उसके बाद में हम क्या करते हैं, हम है ना, देखो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा कि हम उसके जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, उसके जो वर्किंग पेपर है ना, वो हम उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते, नहीं हम उसको मांग सकते, हम उसके वर्किंग पेपर को नहीं मांग सकते। तो हमने क्या करना है, हम चेक कैसे करेंगे कि उसने काम क्या किया है, हम क्या करेंगे, रिटर्न समरी को ऑब्टेन करेंगे। एंड उसके रिटर्न समरी को हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। रिटर्न समरी किसका, कि उसके जो ऑडिट के प्रोसेस उसने क्या परफॉर्म करे ना, उसके रिटर्न समरी को मंगाएंगे एंड उसको हम चेक करेंगे। हम उसके वर्किंग पेपर नहीं देख सकते हैं भाई साहब, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन तुमको देखना पड़ेगा। ठीक है, हम उसके वर्किंग पेपर को नहीं देख सकते हैं, हम क्या करेंगे, रिटर्न समरी को हम देखेंगे। तो देखो क्या लिखना है तुमने, डिस्कस करो सबसे पहले अदर ऑडिटर के साथ में कि ऑडिट प्रोसीजर्स तुमने क्या अप्लाई करी है। ठीक है, तुम डिस्कस कर सकते हो। उसके बाद में या फिर तुम रिव्यू कर सकते हो उसका रिटर्न समरी, उसने जो रिटर्न समरी बनाया है उसको तुम रिव्यू कर सकते हैं। रिटर्न समरी में क्या होगा, उसके ऑडिट के प्रोसेस क्या होते हैं एंड उसके फाइंडिंग्स क्या होते हैं, वो होगा, वो तुम क्या करोगे, रिव्यू करोगे। मे बी इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चनर चेकलिस्ट में हो सकता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात ध्यान देने की क्या है, रिटर्न समरी को तुम रिव्यू करोगे, बात खत्म। उसके ऑडिट प्रोसेस को डिस्कस कर सकते हो, रिटर्न समरी को रिव्यू कर सकते हैं। रिटर्न समरी में क्या होगा, ऑडिट के प्रोसेस या फिर फाइंडिंग्स हो सकते हैं। उसके बाद में प्रिंसिपल ऑडिटर में ऑल्सो विश टू विजिट अदर ऑडिटर को तो विजिट कर सकता है। एंटी ऑफ प्रोसीजर्स डिपेंड कर सकते हैं सर्कमस्टांसेस ऑफ एंगेजमेंट के ऊपर। एंड प्रिंसिपल ऑडिटर का नॉलेज ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ऑफ द अदर ऑडिटर, वो कितना कॉम्पिटेंस है उसके ऊपर तुम क्या कर सकते हो, डिपेंड हो जाएगा कि तुम कितना प्रोसेस तुम परफॉर्म करोगे एज ए प्रिंसिपल ऑडिटर। एंड दिस नॉलेज जो है ना तुम्हारे पास में, एक किसका नॉलेज है कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कितना है उसका, उसका जो नॉलेज है ना, वो नॉलेज तुम्हारा एनहांस हो सकता है फ्रॉम रिव्यू ऑफ प्रीवियस ऑडिट वर्क ऑफ द अदर ऑडिटर। अगर तुमने
लास्ट ईयर अगर उसका काम चेक किया है ना, तो नॉलेज तुम्हारा एनहांस हो सकता है। तो तुमको अभी पता चलेगा करंट ईयर में कि तुमने कितने प्रोसेस परफॉर्म किए हैं, ठीक है। तो तुम क्या कर सकते हो, उसके अदर ऑडिटर को विजिट कर सकते हो। तुम्हारा सर्कमस्टेंसेस ऑफ एंगेजमेंट एंड उसके कॉम्पिटेंस के ऊपर तुमको तुम्हारा ये डिपेंड होगा कि तुमने कितने प्रोसेस परफॉर्म करने हैं। एंड तुम उसका रिव्यू जो है ना, तो उसका नॉलेज है ना, वो तुम्हारा कैसे एनहांस होगा कि तुमने अगर लास्ट ईयर उसका ऑडिट का काम अगर रिव्यू किया है ना, तो तुम्हारा नॉलेज एनहांस होगा, ठीक है सर। इसके बाद में एक बात आती है, जब तुम्हारे पास में सिग्निफिकेंट फाइंडिंग आती है ना, तुम क्या करोगे, डिस्कस करोगे किसके साथ में, एक तो मैनेजमेंट के साथ में एंड दूसरा तुम्हारा कंपोनेंट ऑडिटर के साथ में। डिस्कस करो विद अदर ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट ऑफ कंपोनेंट जो तुम्हारे पास में सिग्निफिकेंट ऑडिट के फाइंडिंग आते हैं। एंड उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, सप्लीमेंट टेस्ट जो है ना, सप्लीमेंट टेस्ट जो है ना, तुम उसको कंडक्ट कर सकते हो कंपोनेंट के लेवल पे, ठीक है सर। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो सबसे पहले एडवाइस करोगे, ठीक है। उसके बाद में तुम क्या करोगे, वर्किंग पेपर नहीं मांगोगे, रिटर्न समरी को रिव्यू करोगे जिसमें ऑडिट के प्रोसेस होते हैं या फिर उसके फाइंडिंग्स होते हैं। एंड या तो तुम क्या करोगे, उसके साथ में जाके डिस्कस करोगे सीधा सीधा। सर तुम क्या जाके वहां पे प्रोसीजर जो परफॉर्म करोगे ना, उसके लिए तुमको क्या देखना पड़ेगा, तुम वहां पे जाकर विजिट कर सकते हो अदर ऑडिटर को। तुम्हारे जो प्रोसीजर्स का नेचर टाइमिंग एक्सटेंट होगा ना, वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, एंगेजमेंट का सर्कमस्टेंसेस क्या रिक्वायर करते हैं एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस क्या क्या है, उसका उसका नॉलेज तुम्हारे पास में कितना है कि वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं है। अब ये जो कॉम्पिटेंट है कि नहीं, उसका जो नॉलेज है ना तुम्हारा, वो कैसे डेवलप होगा कि उसने लास्ट ईयर कैसे काम किया था, ठीक है। उसके बाद में सिग्निफिकेंट फाइंडिंग आते हैं ना, तुम डिस्कस करोगे किसके साथ में, अदर ऑडिटर के साथ में एंड तुम्हारे मैनेजमेंट के साथ में। एंड उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, सप्लीमेंट टेस्ट भी कंडक्ट कर सकते हो, बात खत्म। ये होते हैं तुम्हारे ऑडिट के प्रोसेस। अब यहाँ पे बात आता है कि वर्किंग पेपर में वो डॉक्यूमेंट क्या करेगा, कौन डॉक्यूमेंट करेगा, प्रिंसिपल ऑडिटर। यहाँ पे कंपोनेंट ऑडिटर की बात नहीं होती है। जो तुमने काम परफॉर्म किया ना, अभी तुमने क्या किया है, तुमने उसका काम का यूज किया है, तो उसके लिए तुमने कुछ चीजें को डॉक्यूमेंट करके चलना है अपने वर्किंग पेपर में। अपने वर्किंग पेपर में कुछ चीज को डॉक्यूमेंट करना है। क्या डॉक्यूमेंट करना है, सबसे पहले कंपोनेंट कितने हैं, बहुत सिंपल है, कंपोनेंट कितने हैं जो क्या किए हैं किसी अदर ऑडिटर ने ऑडिट कर रहे हैं, तो कंपोनेंट वो तुमको डॉक्यूमेंट करने पड़ेंगे। उसके बाद में प्रोसेस परफॉर्म क्या किया है तुमने एंड कंक्लूजन क्या रेज किया है, डिस्कशन जो तुमने किया था ना, उसके रिजल्ट क्या आते हैं, या फिर तुमने जो रिटर्न समरी को रिव्यू किया था ना, उसके नतीजे क्या आते हैं, वो तुमको डॉक्यूमेंट करने पड़ेंगे। एंड अगर वो बंदे ने कंपोनेंट ऑडिटर ने क्वालिफिकेशन एडवर्स रिमार्क दिया है ना अपने ऑडिट में, तो उसको तुमने कैसे डील किया है, तो ये चीज तुमको डॉक्यूमेंट करनी पड़ेगी, बात खत्म। बहुत सिंपल सी चीज आती है, तुमने क्या देखना है, कंपोनेंट कौन से, तुमने क्या प्रोसेस परफॉर्म करे, कंक्लूजन क्या रीच किया है, तुमने जो उसके साथ डिस्कस किया था या फिर उसका रिटर्न समरी को रिव्यू किया था ना, उसको डॉक्यूमेंट करो। एंड उसने अगर क्वालिफिकेशन या फिर एडवर्स रिमार्क दिया है ना, तो उस केस में तुमको देखना पड़ेगा कि तुमने उसके साथ में कैसे डील किया है, ये तुमको रिपोर्ट करना पड़ेगा, सॉरी ये तुमको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। उसके साथ में तुमने एक चीज एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान देनी है, क्या कि अगर तुमने किसी प्रोसेस को लिमिट किया है, लिमिट क्यों किया है, ताकि वो उसके ऊपर तुमने साई पहले से ऑब्टेन किया है, तो अगर किसी प्रोसेस को तुमने कम किया है ना, तो उसको डॉक्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है, उसका जो रीजन है ना वो डॉक्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने साई पहले से उसके ऊपर ऑब्टेन किया है, ठीक है सर। और एक पॉइंट आता है तुम्हारा कोऑर्डिनेशन के बारे में। कोऑर्डिनेशन क्या है तुम्हारे पास में, प्रिंसिपल ऑडिटर एंड तुम्हारा अदर ऑडिटर का रोल क्या होगा कोऑर्डिनेशन में। कोऑर्डिनेशन कब होता है, तुम्हारा प्लानिंग स्टेज में। तो कोऑर्डिनेशन करते समय तुमने क्या क्या देखना है, देखो थोड़ा मैं इसको क्लियर करता हूँ, एक मिनट। तो ये बहुत ही सिंपल है, देखो तुमने क्या देखना है, सबसे पहले देखना है तुमने क्या किया है, इशू रिटर्न कम्युनिकेशन टू द अदर ऑडिटर। तो प्रिंसिपल ऑडिटर के रोल में जब तुम हो ना, तुम क्या करते हो, इशू करते हो रिटर्न कम्युनिकेशन अदर ऑडिटर को। उसके साथ में हमने बात करी थी, जो ऊपर 3 नंबर का पॉइंट है ना, उसमें हमने एडवाइस किया था, बहुत सारे एडवाइस किए थे। तो एडवाइस जो है ना, वो एडवाइस तुम कर सकते हो अदर ऑडिटर को कि कोई मैटर वगैरह है क्या, जैसे तुमको स्पेशल अटेंशन वगैरह चाहिए तो वो मैटर है क्या, उसके बारे में तुम क्या करोगे, एडवाइस करोगे। उसके बाद में तुम क्या कर सकते हो, उसको क्वेश्चनायर भी भेज सकते हो एंड उसको बोल सकते हो क्वेश्चनायर को तो रिस्पॉन्ड कर ले, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, इशू रिटर्न कम्युनिकेशन, एडवाइस करोगे अदर ऑडिटर को एंड क्वेश्चनायर भेज सकते हो। अब वो क्या करेगा, वो बंदा क्या करेगा, वो सिंपल सी बात है ना, तुमने उसको एडवाइस किया है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। वो एडवाइस देखेगा इसने क्या क्या किया है, उसके बाद में तुमने क्वेश्चनायर भेजा है ना, तो क्वेश्चनायर को रिस्पॉन्ड करेगा। तो क्या करेगा, अदर ऑडिटर रिस्पॉन्ड करेगा क्वेश्चनायर को, जो प्रिंसिपल ऑडिटर ने भेजा है टाइम टू टाइम उसको रिस्पॉन्ड करेगा। दूसरी बात क्या करेगा, प्रिंसिपल ऑडिटर ने तो उसको बोल दिया कि देख भाई तेरे को ये चीज के ऊपर ध्यान देना है। अभी है ना, कुछ चीज ऐसी हो सकती है कि कंपोनेंट ऑडिटर को समझ में आता है कि प्रिंसिपल ऑडिटर ने किसी चीज के ऊपर ध्यान देना है, तो कंपोनेंट ऑडिटर क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा प्रिंसिपल ऑडिटर के साथ में। उसके साथ में वो प्रिंसिपल ऑडिटर के साथ क्या कर सकता है, उस अटेंशन में ला सकता है उस मैटर को सिग्निफिकेंट फाइंडिंग को अटेंशन में ला सकता है कि देख भाई तेरे को इस मैटर को एंटिटी लेवल पे डील करना पड़ेगा, तेरे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। वो क्या करेगा, अदर ऑडिटर उसको बता देगा एंड अगर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो क्या करेगा, कंप्लाई करेगा, बात खत्म। उसके बाद में आता है
सिंपल सा एक पॉइंट हमारा बचा है रिपोर्टिंग कंसिडरेशन में। रिपोर्टिंग कंसिडरेशन में हमको क्या देखना है, प्रिंसिपल ऑडिटर ने क्या करना है, अपना क्वालिफाई ओपिनियन, डिस्क्लेम ओपिनियन देना है इन केस ऑफ लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट। ठीक है, व्हेन प्रिंसिपल ऑडिटर कंक्लूड करता है कि वर्क ऑफ अदर ऑडिटर अगर तुम यूज नहीं कर सकते हो तो उस केस में, एंड जो प्रिंसिपल ऑडिटर है ना हैज नॉट बीन एबल टू परफॉर्म सफिशिएंट एडिशनल प्रोसीजर्स, तो उस केस में उसने क्या करना है, क्वालिफाई ओपिनियन या फिर डिस्क्लेम ओपिनियन करना है, बिकॉज देयर इज अ लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट। तो मतलब क्या होता है, तुम्हारे पास में साई ऑप्टेन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अदर ऑडिटर का काम वो यूज नहीं कर सकता है, ना ही वो सफिशिएंट एडिशनल प्रोसेस को परफॉर्म कर सकता है। तो उस केस में उसके पास में साई ऑप्टेन नहीं होता है, तो दो ऑप्शन बचते, क्वालिफाई ओपिनियन देगा, नहीं तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा। उसके बाद में इफ अदर ऑडिटर ने अगर मॉडिफाई किया है ना उसका रिपोर्ट, तो प्रिंसिपल ऑडिटर को उसका देखना पड़ेगा कि ये जो मॉडिफिकेशन का नेचर एंड सिग्निफिकेंस है ना, उसका जो सब्जेक्ट है ना, वो सब्जेक्ट जो है ना, वो सब्जेक्ट के हिसाब से हमको प्रिंसिपल ऑडिटर का रिपोर्ट भी मॉडिफाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। क्या बात हो रही है, उसने किसी एक चीज की वजह से मॉडिफिकेशन किया है अपने रिपोर्ट में, तो तुमको देखना पड़ेगा उसका नेचर एंड सिग्निफिकेंट वो इतना सिग्निफिकेंट है क्या कि मुझे भी एज अ सीएफएस लेवल के ऊपर अपना रिपोर्ट मॉडिफाई करना है कि नहीं करना है, बात खत्म। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमने पहले ही देखा है। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं सोचता हूँ एक बार क्वेश्चन ऊपर ऊपर से देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा तो ही मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ग्रुप ऑडिट में इन्वेस्टमेंट कंपनी का है, तो इसको तुम डील करोगे, इन्वेस्टमेंट कंपनी के बारे में लिखना है कि वो 3-4 पॉइंट तुमने लिखने हैं, बस बात खत्म। फिर जो बात होती है ना, ये टेम्पररी कंट्रोल के बारे में होता है, तो इसको भी तुम मैनेज कर लोगे, कंपोनेंट कौन सा एक्सक्लूड करना है। ठीक है, टेम्पररी कंट्रोल के बारे में है। उसके बाद में ए भी एक्सक्लूजन के बारे में है, तो एक्सक्लूजन भी तुम मैनेज कर लोगे। हाँ, डज नॉट गिव इफेक्ट ऑफ द कंपोनेंट अकाउंटिंग, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, तुमको क्या करना होता है, 600 छोड़ दो, अभी पूरा सीएफएस एज अ चैप्टर देखो, तुमको क्या करना होता है, अकाउंटिंग पॉलिसीज को देखना पड़ता है कि दोनों के सेम है क्या। अभी यहाँ पे उसका जो ना डब्ल्यू है, तुम्हारा एसएलएम है, तो चलेगा क्या, तो दोनों का है ना अलग अलग है, लेकिन चलेगा, चलेगा, इसके बारे में हमने बात करी क्वेश्चन में, ये चलेगा। लेकिन उसने क्या किया है, कंपोनेंट अकाउंटिंग, कंपोनेंट क्या है, तुम्हारे बड़े मशीनरी का एक छोटा पार्ट है ना, उसको अलग से अकाउंटिंग करना था, उसका अलग से डिप्रिसिएशन देना था, वो उसने नहीं किया है, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये जो इसका एसएलएम डब्ल्यूडीवी अलग अलग है तो चलेगा, लेकिन उसने कंपोनेंट अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट नहीं दिया है, ये नहीं चलेगा। तो बस इतनी सी बात आती है, ये तुमने ध्यान देना है। फिर ऐसे 600 में चीज क्या आती है, देखो क्वेश्चन एक ही टाइप का आएगा कि वर्किंग पेपर कंपोनेंट ऑडिटर के तुम चेक कर सकते हो क्या, तो तुमने बोलना है कि देख भाई वर्किंग पेपर हम चेक नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास में 1 2 3 के प्रोसेस होते हैं ना, वो प्रोसेस हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, एडवाइस वगैरह कर लेंगे, परफॉर्म करेंगे अदर प्रोसीजर्स। ठीक है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग, रिव्यू करेंगे, रिटर्न समरी, वो सारी चीजें तुमने लिखना है। उसके साथ में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कि उसकी प्रॉपर्टी है, उसके डिस्क्रिप्शन के ऊपर अवेलेबल करेगा, हम नहीं चेक कर सकते, हम उसका बस रिव्यू कर सकते हैं, रिटर्न समरी। ठीक है, उसके बाद में भी अलग फिर से वही वर्किंग पेपर वाला सीन आता है, वही चीज़ तुमने यहाँ पे मेंशन करने है, ऐसे थ्रू 230 डॉक्यूमेंटेशन के लिए। ठीक है सर, एक क्वेश्चन है पहचान कौन का, जिसमें आपको मैंने बोला था कि 10% वोटिंग पावर है एंड कंट्रोल है, क्या तुमको कंट्रोल है कंपोजिशन के ऊपर, तो यहाँ पे देखो क्या करना है, तुमने क्या चीज़ें कंसिडर करनी है, यहाँ पे कौन से वाले पॉइंट आते हैं, बोर्ड मिनट्स, शेयर होल्डर एग्रीमेंट, अरेंजमेंट, ये सारे पॉइंट्स आते हैं, तो यहाँ पे तुमने इस चीज़ का ध्यान देना है। अगर तुमको पढ़ना है तो ये चीज़ तुम क्या कर लो, देखो एक एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो। ओके, ओके, ठीक है सर, एक क्वेश्चन देख लो तुम अपने पहचान कोड में, 23 नंबर का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन भी तुम्हारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि इसमें तुम्हारे पास में क्या है, तुमको देखना पड़ेगा एडवर्स ओपिनियन आता है कि क्वालिफाई ओपिनियन आता है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।